से सबसे हाईएस्ट तो माउंट एवरेस्ट मैंने चढ़ा है। मैंने रशिया में माउंट एल्ब्रूस है जो कि यूरोप का हाईएस्ट पीक है, उसको मैंने 18 घंटे में क्लाइंब करके डिसेंड किया है। अच्छा। फिर अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन है किलिमंजारो, उसको मैंने 22 घंटे में क्लाइंब किया है और 22 घंटे टॉप पे रुक के वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। एक स्लोगन है माउंटेनियरिंग में, डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा। टॉप पे बैठ के आपको लगता है कि ये भाई दुनिया का टॉप है, इससे ऊपर कुछ नहीं। तो वो लेडर पे वो फ्रैंक ऊपर गया, तो वहाँ से वो गिरा और उसके नीचे मैं था, और वो जैसे ही गिरा तो मैं देखा तो उसके जो शेरपा थे उन्होंने बोला कि इज डेड नाउ। जब सोचा है तो चढ़ के ही भी आए। एक्सपीडिशन गए हैं सारे सक्सेस ही हुए, मतलब आपका तो सक्सेस रेट 100% 100% है। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड भाई मैं ये कह सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स होने वाला है रियल टॉक का। 3 साल की जर्नी में हमारी पॉडकास्टिंग की आज का जो टॉपिक है ना भाई, वो हम फर्स्ट टाइम टच कर रहे हैं और इतना एक्साइटिंग है क्योंकि हम लोग नॉर्मली दिल्ली एनसीआर वाले या जो नॉर्मल लोग होते हैं तो 2-4 ट्रैक करके अपने आप को एडवेंचरस मान लेते हैं। लेकिन आज हमारे साथ जो शख्स है, हमारे भाई जो मौजूद है हमारे साथ, मधुसूदन पाटीदार भाई उर्फ मोगली भाई, ये 32 तो पहाड़ चढ़ चुके हैं। 20 साल की उम्र में ये माउंट एवरेस्ट चढ़ चुके हैं और कई वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम बना चुके हैं। और भाई इनके पास इनके जो एडवेंचर्स है ना, वो आप सुन के हैरान हो जाओगे। नेक्स्ट लेवल चीज़ें भाई कर चुके हैं और आज जिस मिशन पे अब ये तैयारी कर रहे हैं वो भी बहुत स्पेशल है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं हमारे भाई का। स्वागत है भाई आपका, मोगली भाई का। भाई पहले तो आप हाथ मिलाओ, जो आपने चीज करी है लाइफ में जो आप बहुत अचीव करके बैठे हो ना भाई, हम तो जरा यहाँ तक कसौल से वो ऊपर का ट्रैक कर लेना। कौन सा ट्रैक है भाई? वो? खीर खीर गंगा का ट्रैक कर लिया, त्रिउंड का ट्रैक कर लिया, तो हम सोचते हैं भाई हम हैं असली माउंटेन लवर। और उतने में ही सांस फूल जाती है भाई, इससे ज्यादा नहीं होगा। हमसे बढ़िया कोई एडवेंचरस नहीं है। आजकल लोग भाई यूट्यूब पे गाड़ी लेके निकलते हैं, टेंट वेंट लगा के कहीं रुक के आ जाते हैं, तो सोचते हैं भाई हम बहुत कूल है। लेकिन जो आपने चीजें कर ली, कब की कर ली भाई, वो असल चट्टा की जिंदगी जी रहे हो भाई आप। सच बताऊं तो कि जो होता है ना बनी, रियल लाइफ बनी। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि सारे उल्टे कामों से मेरा सीधा संबंध है। ये एक्चुअली ट्रू है भाई। तो पहाड़ों में मतलब जा जाके इतना वो हो गया है कि अब मतलब एक होता है ना, एक लिमिट होती है एक एक्सट्रीम लेवल की, तो लिमिट पे पहुंच गए तब सारे काम थोड़े आसान लगने लगे। आप लोग भी, आपके लिए एवरेस्ट था कि आप 3 दोस्त मिलके आपने इतना सब कुछ किया। तो सबका एक अपना अपना एवरेस्ट होता है। ऐसे मैं पहाड़ चढ़ता हूँ तो मुझे पहाड़ों से कुछ कुछ सीखने को मिला है। तो हर इंसान की लाइफ में एक एवरेस्ट होता है जो हर इंसान चढ़ता है। तो मेरे लिए वो एवरेस्ट था, आपके लिए ये एवरेस्ट। ये स्टार्टिंग से है भाई आप में कि भाई ये मतलब कैसे आया ये कि भाई पहाड़ चढ़ते हैं? ये इनबिल्ट कीड़ा था। भाई लेकिन एक होता है ना कि यार बंदा ना इसको देख के सीखता है, इंस्पायर होता है कहीं ना कहीं से। तो आपकी एक 12 के साल की उम्र में, 13 साल का कभी तो अंदर आया होगा, कैसे आया वो? सर मैं छोटा था जब यूथ हॉस्टल के से ट्रैक जाते थे इंदौर के आसपास, तो मैं ट्रैक्स जाता था। फिर ट्रैक से पता चला कि रॉक क्लाइंबिंग होती है, तो फिर रॉक क्लाइंबिंग स्टार्ट की। फिर स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग स्टार्ट की। फिर वहाँ पता चला कि माउंटेनियरिंग होती है, तो माउंटेनियरिंग के कोर्स होते हैं। तो इंडिया में से 5-6 इंस्टीट्यूट है, जैसे उत्तराखंड में है, मनाली में है, कश्मीर में है। आप कौन से वाले में गए थे? तो मैंने बेसिक कोर्स किया था कश्मीर से, जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है। तो वहाँ पे 26 दिन का कोर्स होता है। तो वहाँ पे पूरा इंडियन आर्मी के अंडर होता है, मतलब आर्मी के जो जवान होते हैं वो सिखाते हैं, जो हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल से जो ट्रेनिंग्स होते हैं। फिर एडवांस कोर्स मैंने दार्जिलिंग से किया था, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। तो ये सारे इंस्टीट्यूट में आपको सिखाते हैं कि पहाड़ चढ़ते कैसे हैं, पहाड़ की टर्मिनोलॉजी, फिर नोट्स के बारे में, हिचेस के बारे में, कहाँ टेंट लगाना है, कहाँ पे एवलॉन्च नहीं आएगा। फिर जैसे वॉल है तो वॉल पे क्लाइंबिंग कैसे, जैसे पिक्टो क्लाइंबिंग होती है, अलग अलग स्टाइल होती है क्लाइंबिंग की। ऐसा हर ग्रेडियंट पे अलग स्टाइल है। खड़ी वॉल पे अलग है, थोड़ी 45 डिग्री पे अलग है, 60 डिग्री पे अलग है। लिटरली आपको एक पहाड़ पे ले जाके करवाते हैं ट्रायल कि भाई ऐसे चढ़ना है। एक पहाड़ पे ले जाते हैं, वहीं बेस कैंप होता है, वहीं सिखाते हैं प्रॉपर। तो ये सब ट्रेनिंग लेने के बाद आप मतलब इतना ज्ञान आ जाता है कि आप एक छोटा माउंटेन आप जाके क्लाइंब कर सको आप खुद से, या मतलब आप में एक्सपीरियंस आ जाता है। जैसे आप गाड़ी चलाना आएगा, आप तभी हाईवे पे लेके निकलोगे। सही बात है। तो फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे फिर माउंटेनिंग में आया मैं। माउंटेनिंग में माउंटेन क्लाइंब करे छोटे। कितना महंगा होता है भाई ये कोर्स? मैं जब मैंने किया था तब तो 4-5 हज़ार रुपये का था। अब 4-5 हज़ार? हाँ उस समय 26 दिन का कोर्स। फिर इसमें ऐसा होता है कि थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है, मतलब एक फंड होता है,
थोड़ा हम देते थोड़ा वो देते, ऐसे मिला के कुछ होता है। ओके। फिर अब तो कुछ 20-25 हज़ार रुपये का हो गया है। अच्छा। भाई मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ आपकी अचीवमेंट्स आप खुद ही अगर बता सकते हो कि कितने कितने पहाड़ आपने चढ़े हैं इन टोटल, कौन सी कंट्रीज़ में आप जाकर चढ़कर आए हो, थोड़ा बताओ अपने अचीवमेंट्स के बारे में। इसे सबसे हाईएस्ट तो माउंट एवरेस्ट मैंने चढ़ा है। तो माउंट एवरेस्ट मैंने चाइना की तरफ से चढ़ा है, नेपाल की तरफ से नहीं चढ़ा है। तो एवरेस्ट के 2 फेस है, एक साउथ फेस है जो नेपाल में है और एक चाइना में जो नॉर्थ फेस बोलते हैं हम। तो मैंने चाइना की साइड से एवरेस्ट चढ़ा है। फिर मैंने रशिया में माउंट एल्ब्रूस है जो कि यूरोप का हाईएस्ट पीक है, उसको मैंने 18 घंटे में क्लाइंब करके डिसेंड किया है। अच्छा। फिर अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन है किलिमंजारो, उसको मैंने 22 घंटे में क्लाइंब किया है और 22 घंटे टॉप पे रुक के वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। ओह, टॉप पे आप कैंप लगा के सो गए? भाई उसके बाद में वो उठा के ले गए थे जेल में। अच्छा। वो अलाउ नहीं होता है, तो रेंजर ने नीचे खबर कर दी थी, मेरा इंतजार कर रहे थे, फिर ले गए। खैर वो बाहर आ गया था मैं, उसकी भी इंटरेस्टिंग कहानी है। ठीक है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। हाँ। उसके बाद फिर मैंने इंडियन हिमालयंस में काफ़ी पिक चढ़े हैं, कुछ नए पिक खोले भी हैं, मतलब जो यंग जनरेशन के लिए। क्योंकि बेसिकली अभी सारे लोग नेपाल 8000 मीटर के पीक्स, जबकि हमारे पास सबसे बड़ा जो हिमालयन रेंज का सबसे बड़ा पार्ट इंडिया में, और हमारे माउंटेनियर बाहर जाके क्लाइंब कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि हम हमारे माउंटेन को प्रमोट करें, हमारे माउंटेन क्लाइंब करें, यंग जनरेशन के लिए उन खोलें, ताकि वो मतलब आने वाली जनरेशन, या माउंटेनियरिंग अपने आप में एक टूरिज़्म है। मतलब नेपाल सरकार पूरी माउंटेनियरिंग पे चलती है। मतलब एवरेस्ट से कितना रेवेन्यू आता है नेपाल को, ट्रैकिंग से कितना रेवेन्यू आता, पर हमारे यहाँ ऐसा है नहीं। तो वही मतलब कुछ अच्छा प्रमोशन करके, अच्छी फैसिलिटी देके हम एक अच्छा रेवेन्यू मॉडल बना सकते हैं इंडिया के लिए भी। तो वैसे जैसे आप चाइना की तरफ से माउंट एवरेस्ट की बात करोगे, वहाँ से आप चढ़े, तो क्या फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं उसमें? तो एक परमिट होता है जो चाइना गवर्नमेंट से लेना पड़ता है। तो वो परमिट कुछ $15,000 का आता है। $15,000? 12 लाख के आसपास। उस पर लिखा आता है कि आप एवरेस्ट चढ़ सकते हो। अच्छा। जैसे अपन टोल नहीं देते, कार निकालने का टोल मिल गया, आप कार ले जाओ। तो नेपाल से सस्ता नहीं पड़ता वो? नेपाल में $12,000 है, मतलब थोड़ा $2-3 हज़ार का डिफरेंस है। अच्छा। तो परमिट लो, उसके बाद चाइना का वीज़ा लगाओ और फिर जाओ। और चाइना से ही क्यों करा आपने वैसे, मतलब कुछ रीज़न था? रीज़न थोड़ा मतलब सब अलग अलग रीज़न है, कुछ टेक्निकली था, कुछ वेदर वहाँ का एक्सट्रीम, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ा वो एक्सट्रीम है चाइना साइड, क्योंकि लॉन्ग रूट है। क्योंकि नेपाल साइड आप बेस कैंप से कैंप 1 जाते हो और चाइना साइड बेस कैंप से एडवांस बेस कैंप जाते हो सेम डिस्टेंस से। तो थोड़ा लॉन्ग रूट है, थोड़ा एक्सट्रीम वेदर है, क्योंकि नॉर्थ फेस हर माउंटेन का थोड़ा एक्सट्रीम होता है। मतलब विंड तेज चलती है, एवलांच के ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर मतलब थोड़ा मुझे चैलेंजिंग लगा था। तो आपको मतलब उड़ता तीर लेना था कि यहाँ मुश्किल वाला करूँ, महंगा भी हो और मुश्किल भी हो। तो वहाँ पे मेन है कि वहाँ लोग कम जाते हैं। जैसे नेपाल की साइड हर साल लगभग 1000 लोग अटेम्प्ट करते हैं, और चाइना के साइड मतलब 300 लोग ही जाते हैं। खैर चाइना साइड रेस्क्यू पॉसिबल नहीं, वहाँ हेलीकॉप्टर अलाउ नहीं है। पर नेपाल में अभी क्या हो गया, अभी हेलीकॉप्टर टैक्सी वाला सीन चला है कि आप परमिट लो, कैंप 2 तक हेलीकॉप्टर से जाओ, फिर सबमिट कर लो हेलीकॉप्टर से। तो वैसे कोई भी एवरेस्ट चढ़ रहा है, मतलब ईजी कर दिया उसको। क्योंकि पहले एक ट्रेडिशनल वे ऑफ क्लाइंबिंग था ना, कि आप परमिट ले रहे हो, पैदल बेस कैंप गए, फिर वहाँ बेस कैंप पे पूजा करी आपने, लामा आया, सब पूजा करी, आप सब मिल के सब मतलब सब कुशल जाएँ आए वापिस, फिर कैंप सेटअप करे, ऊपर गए। अब क्या हेलीकॉप्टर आ गए, तो जो अमीर आदमी है वो 50 लाख दिए, कैंप 2 तक उड़ के गया, अच्छा वेदर मिला तो समिट मारा, फिर कैंप 2 आया, फिर हेलीकॉप्टर से उड़ के सीधा काठमांडू चले गया। और एक समिट में, एक जैसे मैं आया था क्लाइंब करके, तो एक समिट सेलिब्रेशन होता है, समिट केक बनता है किचन में। भाई एक बार ना थोड़ा सा हम प्रोसेस से चलते हैं पूरा, ठीक है? तो पहले बिफोर वी गो टू एवरेस्ट थोड़ा हम पहले आ जाते हैं। आपको ट्रेनिंग के टाइम क्या क्या सिखाया जाता है, जैसे बेसिक रूल्स क्या हैं? देखो डिटेल टेक्निकल तो हम ऑडियंस और हम समझ नहीं पाएंगे, पर बेसिक क्या बताते हैं वो, क्या मेंटालिटी से आपको ट्रेन किया जाता है पहाड़ पे? सर बेसिक रूल तो एक स्लोगन है माउंटेनियरिंग में, डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा। डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा। लामा किसको कहते हैं? लामा मतलब मॉन्क, अच्छा, से दलाई लामा। ओके। तो तो गामा पहाड़ों को लैंड ऑफ लामा कहा जाता है। और गामा मतलब क्या था, पहलवान, गामा पहलवान। अच्छा, तो लामा की लैंड में आप पहलवान मत बनो, तो एक स्लोगन है। मतलब वहाँ शांति का
शांति से सब काम होता है, मतलब कामनेस काम, काम रहना है, वहाँ पैनिक नहीं करना। बुद्धि नहीं लगानी। अच्छा, मतलब टफनेस नहीं दिखानी पहाड़ों में। तो एक स्लोगन है, डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा। ठीक है। तो माउंटेन में मतलब जब हमने कोर्स किया तो हमको एक सारी टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे एक टिम्बर लाइन हुई, ट्री लाइन हुई, स्काई लाइन हुई, वेदर के बारे में बताया, फिर माउंटेन का टेरेन कैसा होता है, कैसे रूट ढूंढना है, किस रूट पे सेफ होगा, रिवर कैसे क्रॉस करनी है, फिर रेपल डाउन कैसे करना है, क्लाइंब कैसे करना है, क्लाइंबिंग का बेस कैसे बनेगा, रस्सी कम है तो कैसे बेस बनेगा, रस्सी लेके आना है तो कैसे बनेगा। तो मतलब हज़ारों इम्प्रोवाइज चीज़ें बताई गई है कि आप हर सिचुएशन में किसी भी कारण से मतलब कुछ नहीं भी है तो सर्वाइव करके कैसे आओगे। और आपके किट में मैंडेटरी चीज़ें क्या होती हैं और कितना हैवी होता है किट? जैसे हमारी किट में 2 से 3 पेयर थर्मल होते हैं, 5-6 पेयर सॉक्स होते हैं, डाउन सूट होता है, जूते होते हैं, हॉर्नेस होती है, क्रैम्पॉन, फिर हेलमेट हो गया, हॉर्नेस हो गई, कैराबिनर्स हो गए, आइसेक्स हो गए, ट्रैकिंग पोल हो गए, थर्मस हो गया, वाटर बॉटल हो गई। कितना हैवी हो जाता है ये सब? 30-35 किलो तो हो जाता है। स्लीपिंग भाई बैग हो गया, साहब। टेंट हो गया, बहुत सारी चीज़ अब याद नहीं आ रही। मतलब अगर आप एवरेस्ट तक गए हो तो आपने 30 किलो का बैग रखा है या फिर वो कोई कैंप 2 तक छोड़ देते हो? होता क्या है कि जैसे टोटल अगर वेट बोलूँगा तो 30-40 किलो होता है, पर आप क्या करते हैं एवरेस्ट में रोटेशन लगाते हैं, तो आप सामान डंप करते जाते हो। इस कैम्प से उस कैम्प गए सामान रख दिया, उस कैम्प से उस कैम्प गए सामान रख दिया, जैसे मतलब 40 किलो बढ़ जाता है 10-10 किलो में। ओके। क्योंकि आपको सबसे ऊपर आपको एक ही सिलेंडर चाहिए, तो आप बाकी के सिलेंडर क्यों लेके जाओगे? वहाँ पे खाना आपको ज़रा सा 2 स्नीकर में काम हो जाएगा, तो सामान क्यों लेके जाना? तो एक पूरा रिसर्च होता है कि आपको किस जगह पे कितना खाना चाहिए, किस जगह पे कितना पानी चाहिए, किस जगह पे कितना ऑक्सीजन चाहिए, तो उसी हिसाब से उतना ही डंप होता है। तो लास्ट जो समिट पुश होता है उसमें हम आधे रास्ते पे एक सिलेंडर छुपाते हैं, एक टांगते और एक आधे रास्ते पे छुपा, क्योंकि जो टांगा हुआ है वो वहाँ तक जाएगा, वो जहाँ छुपाया वहीं तक आएगा वापस, तो 2 उठाने नहीं पड़ेंगे। ओके। और कितने ये ऑक्सीजन सिलेंडर कितने टाइम तक चलता है? एक सिलेंडर 6-7-8 घंटे चलता है। अच्छा। 6 सिलेंडर ले और वो जाते हैं। कॉन्स्टेंटली आपको लगा के रखना पड़ता है? सो भी रहो तो सोते तो खैर है ही नहीं, पर लगा के खैर उसमें रेगुलेटर होता है, जितना 5 पे करोगे तो एकदम जहाँ हम बैठे ऐसी सांस आएगी, फिर जितना वो कम करोगे उतनी कम आएगी। अच्छा भाई एवरेस्ट पे टॉप पे पहुंचने के बाद की फीलिंग एक्सप्लेन कर दो एक बार, अगर आप शब्दों में बयां कर सकते हो। और आपने बताया कि आपके पास एवरेस्ट का एक स्टोन भी आप पहनते हो जो टॉप पे आप वहाँ से लेकर आए थे, तो वो फीलिंग क्या आती है वहाँ पहुँचने के बाद? भाई मतलब ये जितनी जगह है ना बस इतना बड़ा एवरेस्ट का टॉप। अच्छा। पर वहाँ जाने के बाद एकदम दिमाग में ऑक्सीजन नहीं होती, दिमाग इतना चलता नहीं है, पर इमोशन बहुत होते हैं इंसान, मतलब एक सपना होता है जो पूरा हो गया तो आंसू आते हैं, दिल खुश हो जाता है, घर वालों की याद आती है, फिर टॉप पर बैठ के आपको लगता है कि ये भाई दुनिया का टॉप है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। आप यहाँ बैठे हो। और कितने टाइम तक आप वहाँ पे बैठे थे? मैं तो 40 मिनट तक था, क्योंकि मेरा समिट नॉर्मली ऐसे 7-8 बजे समिट होता है, मेरा सुबह 5:30 समिट क्या होता है भाई? समिट मतलब एक माउंटेन को आप टॉप पे पहुंच गए तो उसको समिट बोलते हैं, अच्छा। तो वो समिट पॉइंट हो गया। तो 40 मिनट तक क्या किया आपने वहाँ पे? मैं तो भाई पूरा मैंने देखा भाई, इधर नेपाल है, इधर चाइना है, फिर इधर बाजू में लोत्से पीक है, इधर मकालू पीक है, मतलब बड़े बड़े पीक दिखते हैं वहाँ से, क्योंकि वो तो सबसे ऊपर है, वहाँ से सारे छोटे दिखेंगे। फिर लोगों को देखा आ रहे हैं, मतलब पूरा एंजॉय करा, फोटो वोटो लिया। मेरे पास 2 बैटरी थी, मुझे नेशनल एंथम गाना था एवरेस्ट के टॉप पे, जन गण मन, तो मैंने 6ठी लेयर में सिल्वर फॉइल में पैक करके बैटरी छुपा के रखी कि ऊपर जाके खोलूँगा उस बैटरी में से वीडियो बनेगा जन गण मन। अच्छा। तो होता क्या, ऑक्सीजन मास्क कैसे लगाते हैं, अब आप सांस लेते हो तो वेपर बनता है, वेपर बनता है तो बूंद बन के टपकती है, तो बूंद टपक 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 के जो मेरी जीप थी उस पर टपकी, वो जीप जम गई, तो चेन खुली नहीं, बैटरी अंदर ही रह गई। अरे तेरी। तो जो एक बैटरी थी उसमें 3 फोटो आए बस, और एक जो बैटरी थी वो बेस कैम्प तक अंदर ही रही हो। और मेरा फोटो भी मतलब ऐसा जो मैं आपको दिखाता हूँ, खैर अभी दिखाऊंगा, जैसे राजा महाराजा लोग नहीं बैठते। भाई फिर तो वहाँ ऊपर तो राजो वाली फीलिंग ही आएगी भाई यार, मतलब इतना। आप बादशाह हो वहाँ के। सही बात है। और भाई जब पीक पे होते हैं तो वहाँ पे मल्टीपल माउंटेनियर्स आ सकते हैं, इतना एरिया होता है पीक पे? होता ये कि जैसे आप अगर अर्ली समिट होता है, आप जल्दी पहुंच गए 6 बजे के पहले, तो ज़्यादा लोग होते नहीं है टॉप पे। वो चाइना से अलग, क्योंकि जो टॉप है वो तो नेपाल में ही, हम चाइना से क्लाइंब करे थे पर हम गए नेपाल में ही थे, क्योंकि अच्छा। टॉप नेपाल में, रूट चाइना से आ रहा है, तो वहाँ इतनी जगह है कि 1-2 लोग हो जाते हैं। खैर वो सब अपने अपने फ़ोटो के हिसाब से एडजस्ट होते रहते हैं,
एक दूसरे के फ़ोटो लेते हैं, वहाँ कोई फोटोग्राफर तो है नहीं। तो फिर ये पत्थर भी मैंने वहीं से मतलब निकाला था, फिर इसको घर पे पूरा घिसा मैंने, उसको एक शेप ये वहीं दिया। काटा आपने? ये एवरेस्ट के टॉप का है वाह यार भाई, भाई। हमेशा दिल से लगा रहता है। थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ कि अगर एवरेस्ट जब आपने प्लान करा उससे पहले आप कोई और पहाड़ चढ़ चुके थे? हाँ, अच्छा, कितने पहाड़ चढ़ चुके थे? उसके पहले मैंने 2-3 बार चढ़े थे हिमाचल में, लद्दाख में। मतलब होता है कि उसके चढ़ने का एक रीज़न होता है कि आप, ऐसे मैं इंदौर से रहता हूँ, इंदौर में तो हम 600 मीटर पे हैं और हम 8,848 मीटर का ख्वाब देख रहे हैं। तो एक इंसान की औकात होती है ना कि एल्टीट्यूड पे बॉडी रिसीव कर रही है या नहीं कर रही है, एक सिग्नल होता है। तो छोटे माउंटेन में जाके देखते हैं 6,000 मीटर 5,000 मीटर की बॉडी रिस्पॉन्ड क्या कर रही है, कि प्रेशर से गायब तो नहीं हो गई, एमएस तो नहीं हो गया, या उसकी हार्ट अटैक ही आ गया, कुछ हो गया। तो एक्सेप्ट कर रही है 6,000 मीटर पे, फिर और उससे ऊपर जाओ वहाँ भी एक्सेप्ट कर रही है, तो उसको एक्लेमेटाइजेशन बोलते हैं। तो 6,000 मीटर जो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो जानना चाहता हूँ मैं। जब आप, कितने लोग गए थे, क्या प्रोसेस था? मतलब एक गाइड था, उसके साथ ही गया था मैं। 2 जने हम थे आप? दोनों गए थे, मतलब 2 मैगी के पैकेट लिए थे और जाके आ गए थे हम। कितने टाइम में? 2 दिन लगे थे हमको। और सोए भी वहीं ऊपर? नहीं सोए नहीं, तब इतनी कीड़ा नहीं सोते नीचे ही आके हो? हाँ, मतलब वो तो मतलब ट्रैकिंग पीक तो की टाइप। मतलब कुछ टाइम होता है ट्रैकिंग का कि आप जैसे आपने सुबह ही शुरू करना है या रात को शुरू करना है, तो कितने टाइम बाद रेस्ट लेना है, कैसे प्लेटफॉर्म पे रेस्ट लेना है, कैसे डिसाइड होता है ये? जैसे जो 8,000 मीटर के पीक होते हैं तो उसमें एक रूल होता है 2 o'clock रूल। 8,000 मीटर इज एवरेस्ट या 8,000 उससे मीटर भी में- ऊपर है? 8,000 मीटर के टोटल 14 पीक है इस दुनिया में, सारे हिमालय में। और उनका सबसे हाईएस्ट एवरेस्ट है। उसके बाद K2 है, कंचनजंगा है, मकालू है, लोथस है। एवरेस्ट का टोटल डिस्टेंस कितना है? उसकी हाइट है 8848, मतलब 8,848 मीटर और 29,000 फीट है। पर उसका जो मतलब ऐसा डिस्टेंस काउंट करेंगे तो कुछ मेरे हिसाब से 50-60 किलोमीटर होगा, मतलब चलना वलना टोटल मिला के। तो क्या रूल है वो? तो 2 o'clock रूल ये होता है कि क्योंकि हम नॉर्मली रात में क्लाइंब करते हैं, तो किसी भी समिट पे 2 PM के पहले पहुंचना रहता है। मतलब पीक पे 2 PM PM के बाद पहले? पहुंचे तो आपके 10% चांस होते हैं जिंदा बचने के। ऐसा क्यों? बॉडी एग्जॉस्ट है, क्योंकि आप रात में 2 बजे निकले और आप दिन में 2 बजे पहुंच रहे हो, तो एक तो आपका ऑक्सीजन खत्म, आप थक गए हो, आप में जान ही नहीं बची है। तो इसलिए मैं बता रहा था कि मेरा अर्ली समिट हुआ था तो मेरे पास बहुत टाइम था, 40 मिनट बैठा मैं। तो वो एक 2 o'clock रूल है, उस पर भी रील बनाई मैंने बहुत। और कंटिन्यूअस भी ऐसा होता है कि कंटिन्यूअस इतने आवर्स चलना है या इतने ब्रेक्स में चलना है? होता क्या है कि वो एक पैटर्न होता है चलने का, एक स्टेप पे इनहेल, अगले स्टेप पे एक्सेल, तो वो एक पूरे टाइम? हाँ पूरे। फिर जैसे जब आप शुरू में निकलते आप में एनर्जी होती है तो आप लंबा चल लेते हो कि 1 घंटे कंटिन्यू चल गए। फिर एक समय आता है कि आपके 40 के सेट लग रहे हैं कि 40 पे रुकना है, फिर और थके 30 पे कितना रुकना rest है, लेते 20 हैं? पे। फिर एक समय आता है कि 5 कदम चल रहे हैं और 5 मिनट रुक रहे हैं। वो सिचुएशन भी आती है, क्योंकि आप गए ऊपर टॉप पे पहुंचने से रिटर्न आते हो तो एग्जॉस्ट हो जाती है पूरी बॉडी। तो स्टार्टिंग में हुआ है जैसे आप पहाड़ चढ़ रहे हो और भाई सांस नहीं ली जा रही तो भाई नई प्लान ड्रॉप कर दिया, हुआ ऐसा कुछ? नहीं, एहसास तो नहीं। जब सोचा है तो चढ़ के ही आए हो? एक्सपीडिशन गए हैं सारे सक्सेस ही हुए, मतलब तो कभी आपका तो सक्सेस रेट 100% है। 100% है अपना। अरे बाप रे। भाई जब आप चढ़ते हो माउंटेन तो डाइट का कैसे रहता है? मतलब आपको ऐसा रहता है पर्टिकुलर टाइम बाद इतना पानी पीना है, ये खाना है, और वो क्या खाते हो आप? सर माउंटेन में 5 से 6 लीटर पानी आपको रोज पीना ही पड़ता है कंपल्सरी, मतलब आपको लिक्विड लेना है। ऐसे मेरे ऐसे क्लाइंट जाते हैं मेरे, हाँ। तो मैं सुबह उठते से 1 लीटर पानी पीता हूँ, फिर 1 लीटर चाय पी लेता हूँ, चावल वाल बने चावल का पानी पी लेता हूँ 1 लीटर, फिर दाल बची दाल पी ली आधा लीटर शाम को। तो लिक्विड लेना आपको, किसी भी खाने form में। वाला वो नहीं चलता कि आप खाओ भी से ऐसा नहीं, खाना भी है पर पानी से ज़्यादा होना, क्योंकि लिक्विड जितना जाएगा ना इतनी जल्दी बॉडी एक्लेमेटाइज होगी, आपको हेडेक नहीं होगा। फिर से एक्यूट माउंटेन सिकनेस AMS करके एक डिसीज़ होती है, तो उसमें आपको घर की याद आती है, उस टाइप के सिम्टम्स है उसके, तो वो इसी कारण होते हैं कि आप पानी अच्छा पियो, तो वो दिमाग सही साथ चलता है मतलब। और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए अल्कोहल कंजम्पशन के लिए कहते हैं आपके जो गाइड्स वगैरह हैं? देखो ऐसे तो हर माउंटेन एक्सपीडिशन पे दारू जाती है, मतलब मैं तो ईमानदारी से बोल रहा हूँ, लोग नहीं बोलते पर मैं बोल रहा हूँ जाती है। वो लोग पीते, खैर वो एक नशा करना और एक ऐसा रेगुलर यूज मेडिसिन रन बोलते हैं। सही बात। तो आप 60 ml ले रहे हो, 90 ml ले रहे हो आपकी बॉडी के लिए, तो वो एक ठीक है, मतलब हेल्दी है। पर आप मतलब भंड होके बैठे हो तो वो सही नहीं। नहीं, बंडों के नहीं। तो भाई कितने, जैसे आप बता रहे थे, कितने इन डिस्टेंस पे कैंप्स होते हैं? अगर हम
किसी भी पीक की बात करें, उसको जाने का क्या प्रोसेस होता है? जैसे आप सामान डंप करने की बात बता रहे थे कि बेस कैंप होता है, बेस कैंप से कैंप 1 कैंप 2, तो उनमें डिस्टेंस कितना होता है और कितने दिन का वो प्रोसेस होता है कि आप गए सामान छोड़ कर आए टाइप? मतलब कैम्प जो होते हैं ना, कैम्प ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं। तो वो जो आइसफॉल डॉक्टर होते हैं, क्योंकि ये लोग जो परमिट लेने वाला $15,000 लेते हैं, तो इनके डॉक्टर्स पहले जाते हैं चेक करने रूट पे कि कहाँ पे क्रेवास है, तो उसको सही कर देंगे। क्रेवास क्या होता है? क्रेवास मतलब बड़ी बड़ी दरारें, अच्छा, से एक इधर और एक दूसरी उधर बीच में खाई है पूरी, अच्छा उसको क्रेवास। तो वहाँ तो पे फिर उसको ठीक लेडर, करा जाता है? उस पर लेडर इंस्टॉल होती है, उस पर एक लेडर लगेगी ऐसी, अच्छा, फिर लेडर पे चल के आना पड़ेगा। फिर जैसे कुछ कुछ एवलॉन्च होते हैं जो पता है कि होने ही वाला है, तो उसको पहले ट्रिगर कर देते, गिरा देते उसको कि ये लोगों पे नहीं गिरे। तो वो लोग जाते हैं, वो फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि ये जगह सबसे सेफ है टेंट लगाने के लिए। तो एवलांच भी प्रिडिक्ट हो जाता है कि आने वाला है? क्या, हाँ ना, अच्छा मतलब जो एकदम गिरना वो तो नहीं होगा, पर जो लग रहा है कि ये तो गिरेगा ही सही, तो वो गिरा देते हैं। बाकी तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके काफ़ी रीज़न है, क्योंकि साउंड से भी आ जाता है, स्की से भी आ जाता है, बहुत सारे रीज़न से एवलॉन्च आ जाता है। हाँ तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि ये एरिया सेफ है कैंपिंग के लिए, कि यहाँ पे ना तो एवलॉन्च आएगा, यहाँ पे थोड़ा धूप भी आएगा, यहाँ पे विंड भी थोड़ी ठीक रहेगी, जगह भी अच्छी है, धंसेगी नहीं। तो उस हिसाब से फिर वहीं टेंट लगते हैं। अच्छा कभी ऐसा हुआ कि वहाँ पे टेंट लगाया और गलती से वहाँ पे एवलांच आ गया, फिर विंडी हो गया और टेंट वगैरह सब हट गया हुआ? कभी ऐसा हुआ है? कभी कभी ऐसा एवलॉन्च तो नहीं आया, पर कभी कभी होता है स्नोफॉल हो जाती है रात में। तो रात में इतनी स्नोफॉल होती है कि सुबह हमारा टेंट पूरा बर्फ़ के अंदर ही होता था। हम चेन खोल के फिर बर्फ़ निकालते हैं, फिर बाहर जाके देखते हैं तो पूरा टेंट में, मतलब बर्फ़ से टेंट ढका हुआ है। लो वो एवलॉन्च ही समझ लो उसको, अगर कोई आएगा तो ले जाएगा। और तो जब आप बेस कैंप किसे कहा जाता है जो बिल्कुल नीचे होता है? वो मतलब बेस के मतलब एक आप, मतलब एक जगह मान लो जहाँ सारे सामान वामान अपन ने वो रखे हैं। बिल्कुल सेफ है। हाँ, ये खुद ही बनाते हो आप? बेस हाँ, वो कैंप खुद ही बनाते हो? बनाना पड़ता है। और कितने लोग थे जब आप एवरेस्ट फिर एवरेस्ट का बेस कैंप तो 7 स्टार होटल है, मतलब अच्छा। उसको बनाने हो तो बना बनाया है। तो वहाँ मतलब सब चीज़ें है, वहाँ पे स्पा भी है, बार भी है, हेलीकॉप्टर भी है, डिस्को भी है, सब है वहाँ पे। डिस्को भी है? तो वहाँ सब कुछ होता है, मतलब पार्टीज वगैरह होती है, सब कुछ। तो वो अलग अलग कंपनी के अलग अलग टेंट्स है, तो वो अपने अपने मतलब सबके जो जितने पैसे ले रहा है उस हिसाब से सुविधा है। अच्छा जैसे उन्होंने पैसे दिए तो और क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं उन पैसों में? मतलब जैसे हमने एवरेस्ट की जो क्लाइंबिंग के पैसे दिए, उसमें परमिट इंक्लूड होता है, फिर हमारी जो एजेंसी होती है उसकी फ़ीस इंक्लूड होती है, फिर जो शेरपा जाता है उसका पैसा इंक्लूड। शेरपा क्या कौन होता है? शेरपा मतलब एक माउंटेन गाइड होता है जो आपके साथ जाता है एक्सपीडिशन पीक तक? पीक तक। वो ऑलरेडी जा चुका होता तो है? उसकी ऐसा ये कुछ जॉब होता है? उसका काम क्या है? मतलब उसका काम ही है। उसका काम है कि आपको कोई दिक्कत ना आए? एक कम्युनिटी है, उनको शेरपा बोलते हैं। तो वो शुरू से ही, मतलब जैसा तेंजिंग नोरगे थे, वो भी शेरपा थे। तो एक वो कम्युनिटी जो सिर्फ माउंटेन गाइड, एज अ माउंटेन गाइड है, जो नेपाल के बड़े माउंटेन्स में जाती है। मतलब वही वो लोग मेक organize श्योर करते करते हैं आपको दिक्कत ना हो। दिक्कत ना हो, वो लोग रूट ओपन करेंगे, वो लोग फिर आपकी हेल्प करेंगे। तो वो आपके साथ ही रहता है, मतलब साइकोलॉजिकल सपोर्ट बोल दो, फिजिकल सपोर्ट बोल दो, तो वो आपके साथ होता है। तो वो आपकी काउंसलिंग भी करते रहते हैं कि बस पहुंचने मतलब वाले वो लोग हैं, आपको चलते रहो? बता देंगे कि आप भाई तुम्हारा स्टेटस क्या है, तुम्हारी औकात कितनी है, कहाँ तक जा पाओगे। अच्छा, देख के ही? क्योंकि उनका तो आइडिया है ना, क्योंकि वो तो कर ही रहे। हाँ। तो आपको देख के क्या कहा था उन्होंने पहले? क्योंकि मैं जब गया था, मैं पूरे बेस कैंप में सबसे छोटा था, 20 साल का। मेरे से सब बड़े थे, मतलब जितने भी थे बाहर के क्लाइंबर, जितने भी 20-25 कंपनी के क्लाइंट थे। तो जब पहला रोटेशन मार गया, तभी मेरे शेरपान बोल दिया कि मोगली दाई तुम्हारा तो समिट पक्का, टेंशन मत लो, खाओ पियो ऐश करो। अच्छा तो मैं भी मतलब एक कॉन्फिडेंस भी आ गया। उन्होंने बोल दिया इन्होंने, तो अब पत्थर की लकीर हो गई भाई, अब तो हो ही जाएगा। हाँ भाई वो फीलिंग जानना चाहूँगा मैं। आपको डर लग रहा था? कभी डर लगा आपको पहाड़ चढ़ते हुए किसी की, भाई आज मेरा आखिरी दिन है? ऐसा कोई मोमेंट आया, कोई स्टोरी है आपके पास, कुछ फंसे हो आप या कुछ? डर मुझे लगा जब, मतलब 21 मई को मेरा समिट हुआ था, ये मैंने टैटू बनवा रखा है, ये एवरेस्ट का ही है? हाँ। डेट लिखी है मैंने, इस दिन मैंने क्लाइम किया। तो जो 20 मई की जो रात थी, तो उस दिन हम रात में निकले थे 7 बजे समिट के लिए, टॉप पे जाने कि के। आप पीक टच करके आनी है? हाँ, बेस 2 से? बेस नहीं, समिट कैंप 8300 मीटर से, जो लास्ट कैंप है ना, पहले बेस कैंप होता है, फिर कैंप 1 होता है, फिर कैंप 2 होता है, फिर कैंप 3, कितने कैंप होते हैं? सब अलग अलग, ऐसे इस तरफ 3 है, इस तरफ। आपकी एवरेस्ट की जर्नी में कितने कैंप्स थे? हमारा पहले बेस कैंप था, फिर एडवांस बेस कैंप था, फिर कैंप 1 था, फिर कैंप 2 था,
फिर कैंप 3 था, कैंप 3 और समिट कैंप, मतलब 5 है ये। हाँ फिर वहाँ से हम जाते थे टॉप पे और फिर आते थे नीचे। अच्छा। तो जो 20 तारीख को हम निकले 7 बजे, तो मतलब सब अच्छी टीम थी। मैं था, हमारे मेरे टीममेट थे, तो एक ऑस्ट्रेलिया से था, मतलब उनकी एज अराउंड 52 थी, फ्रैंक नाम था उनका, काफ़ी अच्छे इंसान थे। तो हम सब निकले तो सही जूते के नीचे क्रैम्पोन लगा था ना, जो कांटे होते हैं हाँ, हाँ, जिससे बर्फ ग्रिप बनती है। तो मेरा एक क्रैम्पोन मैंने पहन लिया और दूसरा मैं पहन नहीं पा रहा हूँ। तो मेरे को 10 मिनट हो गए, तो मैंने शेरवान का दाई मेरा क्रैम्पोन नहीं लग रहा है, क्या हुआ ये? तो उन्होंने उनसे भी नहीं लगा। फिर पता चला कि वो जो फ्रैंक था उसने मेरा एक ले लिया और उसका एक मेरे पास आ गया, तो वो भी ऐसा ही उलझ रहा था। फिर हमने एक्सचेंज करा, फिर हम निकले समिट के लिए। तो लगभग 8:30 पौने 9 बजे के आसपास एक चाइनीज लेडर है, तो वहाँ पे एक लेडर इंस्टॉल है। अभी तक कितना 8,400 डिस्टेंस आप ट्रैवल कर चुके हो? हम लगभग 1 घंटा चले, थोड़ा सा डिस्टेंस, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 101 मीटर चढ़े होंगे हम। तो वो लेडर पे वो फ्रैंक ऊपर गया, वो वहाँ से वो गिरा, और उसके नीचे मैं था, और वो जैसे ही गिरा उसको देखा मैंने, बोला वो गिरा, और इतने में तो मतलब वहाँ पे ऐसा, मतलब उतनी हाइट पे कुछ भी हो तो वहाँ मौत ही हो जाती है, मतलब और कुछ होता नहीं है। और मैं उस समय इतना छोटा, मतलब उसमें इतना डिसीजन लेने की मेरे में क्षमता नहीं थी उस समय। तो उसके शेरपा वेरपा सब आए, उसको रखा, CPR सब दिया, और वो वहीं मतलब मर गया। अच्छा, मतलब सबको मेरी आँख के सामने ही सब कुछ हुआ वो। मतलब एक तरीके से स्टार्टिंग में ही कुछ ट्रैजिक हो गया आप लोगों के साथ। मतलब आप निकले हो और 1 घंटे में ऐसा हो गया समिट पे आने के लिए, और मैं तो मतलब भयंकर डरा हुआ कि भाई ये क्या हो गया। और वो तो मतलब हमको ऐसा लगता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग ही हमारी टीम में वो था। क्या एज थी उनकी? 52, और उनका 5वां अटेम्प्ट था। तो और वो कम से कम 12-13 ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आए थे। एक मैंने उनसे उधार भी लिया था, क्योंकि मेरा एक सिलेंडर लीकेज हो गया था, तो उसमें से ऑक्सीजन सारी निकल गई थी। तो मैंने एक उनसे उधार लिया था कि मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मैंने बोला कि मैं नेपाल काठमांडू जाके दूंगा जैसे आएंगे। तो मैं देखा तो उसके जो शेरपा थे उन्होंने बोला कि इज़ डेड नाउ। तो मतलब कुछ समझ में नहीं आया क्या करूं। तो मेरा शेरपा बोलता, बोले मोगली तू टेंशन मत ले, अब आँख के सामने जो अब जिसके साथ आप 2 महीने साथ में रह रहे हो और वो आपके आँख के सामने मर जाए और आप खुद एवरेस्ट क्लाइम करने जा रहे हो, तो वो दिमाग में वही वो घूम रहा है। तो मैं वॉकमैन लगा के क्लाइम करता हूँ, मेरी गाने गज़लें सुनने की आदत है। तो मैंने उसको आवाज़ बढ़ाई, जगजीत सिंह जी की गज़ल चल रही थी, दौलत भी ले लो शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। तो मैंने तो फुल वॉल्यूम करी और मैंने मेरे शेरपा को बोला, दाई मैं जा रहा हूँ, आप आना, मैं तो अब जा रहा हूँ। और मेरे साथ था एक पोलिश क्लाइंबर यानुस, अब उसकी भी अच्छी कहानी है। वो मतलब वो भी अच्छा अट्टा कट्टा 7 फीट का आदमी। तो उसने बोला मोगली कम विथ मी। तो हम गए धीरे धीरे। अब ये लोग वहीं मतलब उसका कर रहे, उसको साथ मतलब साइड में रखा, उसका शेरपा भी रो रहा था। तो ये लोग थोड़ा लेट आए, तो हम समिट के थोड़ा नीचे, मतलब जैसे ये एवरेस्ट का टॉप है उससे 50 मीटर नीचे हम बैठे उनका इंतज़ार करने के लिए कि ये लोग आएंगे फिर सब साथ में जाएंगे। हम दोनों तो चले गए थे वहाँ तक। फिर ये लोग आए, ऊपर गए, तो जो यानुस था वो गायब हो गया। दूसरा बंदा जो पुलिस था ना वो गायब कैसे, मतलब? मिसिंग हो गया वो तो पीछे हम सब चल टॉप रहा पे था? थे, फोटो साथ में खिंचाई। जब उतर रहे थे तो मैं हूँ, मेरा शेरपा है और कोई है ही नहीं। अच्छा, तो हमने बोला यानुस कहाँ गया। तो अब हुआ क्या कि उस साल का पहला एक्सीडेंट हमारी टीम का था, वो फ्रैंक जो जिसकी डेथ हुई थी। तो हमने नीचे इन्फॉर्म करा वॉकी पे, फिर दूसरा इसका इन्फॉर्म करा कि यानुस मिसिंग है और फ्रैंक की डेथ हो गई है। अब मैं और डर गया। वो फिर होता क्या कि आप जब नीचे उतरते हो आपकी आंख बार बार से पीछे रेगुलेटर पे जाती है, जो ऑक्सीजन का रेगुलेटर होता है, तो वो उसका बार भी कम होते आ रहा, वो 0 की तरफ खसक रहा। तो उनका ये भी ख़त्म होने वाला, एनर्जी नहीं दिमाग में, सब चीज़ें, वो कहाँ गया, ये मर गया। फिर धीरे धीरे करके वो लेडर के वहाँ उतरे, तो फिर वो फ्रैंक मुझे दिखा, उसकी लाश। फिर उसके हमने कुछ बिलोंगिंग्स लिए उसके फैमिली को देने के लिए। फिर मेरे दिमाग में तो एक ही चीज़ थी कि अब नीचे जाना, कुछ भी हो गया, कि अब जो होना था वो हो गया, अपने साथ भगवान कुछ ना हो। और इतना दिमाग था कि कैंप 2 पे आधा ऑक्सीजन का सिलेंडर छुपा के रखा है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन खानी है, 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, पानी नहीं पिया है, यहाँ से यहाँ तक खून जमा हुआ है, थूक रहा हूँ तो खून निकल रहा है, अच्छा ऐसा हो रहा था आपके साथ? पैर में छाले पड़े हुए हैं, एनर्जी बिल्कुल नहीं है। तो सीधा वहाँ कैंप समिट कैंप पे पहुँचे, वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो गया रात में। तो 3 बजे मैंने शेरपा उनके, दाई ऐसा होगा कि अब सब आज दिन ही ख़राब है, मेरा नहीं हो जाए कल्याण यहाँ पे, मैं तो जा रहा नीचे,
जहाँ सिलेंडर छुपा वहाँ तक जाऊँगा। तो मैं रात में निकला, वहाँ पहुँचा, सिलेंडर निकाला तो सिलेंडर लगाया बेटा। तो मेरी एक फ्रेंड बन गई थी चाइनीज़, उसका नाम था एमा, उसकी बिल्ली थी, उसका नाम भी एमा था। तो मतलब हम दोनों अच्छे फ्रेंड हो गए थे, हम दोनों का टेंट आसपास में था। तो उसने मुझे इतना 1 कप पानी पिलाया, क्योंकि मेरे पास तो पानी भी नहीं था। और अपने ब्रिटानिया का केक नहीं आता, ऐसा चाइनीज़ केक होता है, केक खिलाया। फिर उसने पूछा सबमिट हुआ, मैंने बोला हुआ। फिर मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है टीम में। तो फिर वो भी उसका सबमिट पूछ के लिए निकल गई, मैं मेरा नीचे निकल गया। फिर मैंने नीचे मैसेज करा कि मैं अकेले आ रहा हूँ, दाई ऊपर है और ऐसा ऐसा हुआ है, जानूस मिसिंग है, फ्रैंक मर गया है। फिर मैंने कहा कुछ भेजो मेरे लिए, खाने का भी कुछ नहीं, पीने का भी कुछ नहीं है, एनर्जी नहीं है। फिर कैंप 1, जहाँ हमारा कैंप 1 था, अब जो यानूस का शेरपा था उसने कैंप 3 के लिए हायर करा। उसने बोला समिट पर नहीं ले जाऊँगा, तू यहाँ से सामान ले जा, मैं अकेला समिट पे जाऊँगा। तो हमने हमारा सामान उसके साथ भेज दिया। अब मुझे लगा कैंप 1 पे मेरा टेंट है, मैं उसमें घुस गया, मुझे खाने की चित थी, मैं खा गया। पता चला किसी और का टेंट था, वो आया मुझसे लड़ाई कर रहा, आइसेक्स लेके दिखा रहा है ऐसे, यहाँ तो दंगे हो जाएंगे। फिर मैंने उसको समझाया कि ऐसा ऐसा हुआ है। फिर नीचे मैंने बोला कि मैं तो अब नीचे जाऊँगा। फिर धीरे धीरे रात को 12:30-1 बज गई, मैं नीचे उतरा। फिर वहाँ से किचन का जो हमारा कुक था उसने उसके असिस्टेंट को भेजा कि वो मोगली अकेला ही आ रहा है, उसको लेने जाना। मैं भी हेड टॉर्च भी मतलब ऐसे ही मरी हो गई कि वो उसमें उजाला ही नहीं था, बस इतना टाइम से चल रही थी। तो धीरे धीरे 1-1.5 और अंधेरे में आप ट्रैक कैसे देख रहे थे कि भाई वो यही तो रास्ता है? रास्ता वो दिमाग में ऑटोमेटिक फिक्स हो जाता रास्ता कि कहाँ से आया, कहाँ से जाना है। फिर वहाँ पहुँचा किचन टेंट में, तो शेफ़ ने पूछा क्या खाओगे, मैंने कहा कुछ मीठा खिला दो, आज तो दिन ख़राब है। तो बोलता मीठा कुछ है नहीं। मैंने बोला नूडल में दूध डाल के सेवइयाँ बना दो कुछ। फिर मैंने ग्लव्स निकाला तो पता चला ये उंगली फ्रोज बाइट हो गई है। ये क्या हुआ भाई? हाँ, ये उंगली फ्रोज मतलब ये जम गई थी बर्फ़ में, फिर इसको काटनी पड़ी बाद में, तब जाके पता चला मुझे ऐसा हुआ। नहीं तो जैसे आपने ग्लव्स वगैरह पहने हुए हैं, ग्लव्स फिर तो भी 3 पहन रखे थे। तो फिर भी हो जाता है ये? होता क्या, ब्लड सर्कुलेशन रहता है, ब्लड सर्कुलेशन कम हुआ तो ब्लड फ्लो कम हो जाता है, तो फिर वो धीरे धीरे ब्लड गाढ़ा होता है, फिर जम जाता है, धीरे धीरे वैसा होता है। भाई फिर वो आपके जो फ्रेंड थे वो मिसिंग रहे, वो पता वो चला उनके उसकी बारे में? कहानी ये थी कि वो मिसिंग, उसकी मतलब उसने किसी को बताया नहीं था, तो वो चाइना से चढ़ा और नेपाल की साइड से उतर गया, तो उसको सीधा जेल में लगे थे। अच्छा। और इधर से हमको लगा क्योंकि वो तो हमारे साथ गया था, हमको लगा हमारे साथ आएगा, तो वो फिर नेपाल की तरफ से नीचे उतर गया, फिर उसको जेल में लगे। और उसी की वजह से चाइना ने अगले 2 साल के लिए एवरेस्ट और किसी भी माउंटेन के परमिट ही बंद कर दिए थे। ओह शिट, ये अलग अब क्लाइम ही हरकत नहीं करी होगा। इसने। तो वो मतलब वही बोल रहा ना कि हमको तो लगा कि मिसिंग है या तो गया क्या होगा, पर किसी ने सोचा नहीं था कि उस तरफ भी उतर सकता है। और वो फर्स्ट पोलिश पर्सन है जिसने एवरेस्ट का ट्रेवर्स किया है। ओह, चाइना से उतरा और नेपाल, चाइना से चढ़ा उसे ये नेपाल। रिकॉर्ड बनाना होगा, जैसे आप भी एक रिकॉर्ड वो तो बनाने खैर के काफ़ी चक्कर अमीर में- था, उसने पैसे ऐसे दे के छुट गया वो। भाई वैसे वहाँ पे जैसे आपके फ्रेंड की डेथ भी हो गई, डेड बॉडीज वहीं रहती हैं? हाँ, उसकी बॉडी वहीं पे अभी भी वहीं नहीं लेके आए। कितनी बॉडीज देखी आपने अपने रास्ते में? बॉडीज़ तो काफ़ी देखी, मतलब ऐसा कोई काउंट नहीं है, पर काफ़ी बॉडी है। मतलब एवरेस्ट को हाईएस्ट ग्रेवयार्ड बोलते हैं दुनिया का, इतनी बॉडीज़ है वहाँ पे। और कितना टाइम लगा था आपको पूरा ट्रैक करने में? पूरे एक्सपीडिशन में आपको 2 महीने लगते हैं, मतलब घर से घर आने में 2 महीने लगते हैं टोटल। और एक एक कैंप में कितने दिन बिताते हो आप? वो तो ऐसे आप बेस कैंप से ऊपर गए हैं कैंप 1, तो वहाँ पे आप 3-4 दिन रुकोगे बॉडी एक्लिमेटाइज करने के लिए, फिर नीचे आ जाओगे। फिर ये रोटेशन हर दूसरे कैंप में 3-4 दिन बॉडी एक्लिमेटाइज करी, फिर आ गए, उस टाइप से। एक्लेमेटाइजेशन में 3-4 दिन लग जाते हैं, फिर थोड़ा आप सामान छोड़ के वापस आ जाते हो, फिर बेस 3 गए, वहाँ थोड़ा सामान छोड़ के आ वहाँ पे गए, एक्लिमेटाइज करी आ गए। फिर लास्ट पीक तक लास्ट जाते में हो। फिर क्या वेदर रिपोर्ट आती है, तो ऐसे 2-3 बड़े बड़े वेदर फोरकास्ट, जैसे माइकल फेगन है, तो उनको $2-3 हज़ार देने पड़ते हैं एक वेदर रिपोर्ट के। अच्छा। तो उसकी 99% एक्यूरेट होती है। उसने बोला कि आज बर्फ़ गिरेगी मतलब गिरेगी। उसने बोला इतनी हवा है तो इतनी हवा है। तो फिर वो एक चार्ट आता है बेस की, मतलब टेंट में एकदम साइंटिस्ट जैसे लोग बैठते हैं, सब लिखते हैं कि इतनी हवा चलेगी, इतना बर्फ़ गिरेगा। तो होता ये कि एक दिन हम जो टॉप वाला दिन रहता उस दिन अच्छा वेदर देखते हैं, उसके 2 दिन मतलब उसके नीचे वाले दिन थोड़ा ख़राब भी रहा वेदर तो ठीक है, पर जो समिट वाला डे है उस दिन अच्छा वेदर होना चाहिए। ओके, क्योंकि एवरेस्ट का जो वेदर विंडो है वो 20 मई से 29 मई के बीच आसपास आता है। तो जो जेट स्ट्रीम चलती है ऊपर, जेट स्ट्रीम थोड़ी नीचे आ जाती है,
तो एवरेस्ट का विंडो मिलता क्लाइम करने के लिए, बस वो 9-10 दिन के दिन ही मतलब एवरेस्ट आप क्लाइम कर सकते हो पूरे साल में। आपके साथ नहीं हुआ वैसे फिसलने का कि भाई आप फिसल गए हो या ऐसा कुछ? मैं तो फिसल के ही नीचे आया कैंप 1 से। मेरे साथ ये हुआ था कि जो कैंप 1 से क्या कैंप 2 से कैंप 1 का ऐसा स्लोप है, तो ऐसा इसकी स्लोप टाइप है वो। चढ़ने में तो ऐसा है, पर उतरने में ऐसा है कि आप ताकत, अब मेरे में कुछ था ही नहीं, जान ही नहीं बची, पानी नहीं, खाने का नहीं, लोग भी नहीं साथ में, कोई मोटिवेशन नहीं। तो मैं तो जो एक रोप अटैच रहती, रोप पे कैरेट डाल के ऐसा पैर ऊपर कर देता था, तो जहाँ वो एंकर होते थे वहाँ जाकर एक झटका लगता, रुक जाता। अब उसको उतरने में आधा घंटा लगते थे और फिसलने में 5 मिनट लगते। और भाई वैसे घर वालों से कांटेक्ट कौन से बेस कैंप तक होता है, कौन से कैंप तक होता है? घर वालों से तो बेस कैंप पे होता है। और चाइना में तो और समस्या है, इनकमिंग आउटगोइंग वहाँ सभी बंद है, फेसबुक भी नहीं, व्हाट्सअप भी नहीं, इंस्टाग्राम, वहाँ तो जीमेल, चलता ही सब नहीं बंद, वो सब। सब उन्हीं का है। तो कांटेक्ट था ही नहीं, हो तो यहाँ से हम देते थे, फिर वहाँ से खबर नेपाल जाती थी, नेपाल से घर पे आती थी। मतलब मैं तो 20 मई को 21 मतलब मैं 20 मई को बोला था कि आज मेरा समिट पुश है, 21 मई को मैंने क्लाइम करा और 21 मई को पेपर में छप गया पता नहीं किसी का फोटो कि मैंने एवरेस्ट चढ़ लिया, अरे बाप रे जबकि मैंने खुद 23 मई को बताया कि मैं चढ़ गया भाई और साहब। फोटो दिया उनको। भाई वैसे 2 महीने एक पहाड़ पे रहना भाई अलग ही फीलिंग है। मतलब ये भी तो होता है ना कि आप सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, आपके थॉट्स अपने आप को पुश कर पा रहे हो, नहीं कर एवरेस्ट पा रहे दुनिया का सबसे बोरिंग एक्सपीडिशन है। मतलब आप रोज एक ही पहाड़ को देख रहे हो पर चढ़ नहीं पा रहे हो। हो। सही बात है भाई। बहुत मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जब बेस कैंप पहुंचा 4 दिन तो वेदर खराब था, एवरेस्ट मेरे को पता भी नहीं है कि दिखता कैसा है बेस कैंप से। फिर जब वेदर साफ हुआ तब पता चला कि अब एवरेस्ट दिख रहा क्लियर, नहीं तो दिख ही नहीं रहा था वेदर। भाई किसी जानवर से एनकाउंटर वगैरह हुआ आपका कभी? जानवर से मतलब ऐसे बड़े माउंटेन में तो खैर जानवर होते नहीं है, पर ऐसे स्नो लेपर्ड मिला है, भालू मिला है। कुछ बताओ ना भाई एनकाउंटर स्टोरी। स्नो लेपर्ड तो ऐसे हम कोर्स कर रहे थे BMC, जो हमारा बेसिक माउंटेनिंग कोर्स था, उसमें हमको दिखा था हमारे जो क्या बोलते बेस कैंप ही पकड़ो। तो हमारा जो मतलब खाने का रहता है, जो भी नॉनवेज वगैरह का जो एक्स्ट्रा रखा होता है, तो वहाँ पे वो आया था। तो हम रात में, सबकी ड्यूटी लगती है, 1-1 घंटे की चिट्ठियाँ निकलती है, जिसके हाथ में इतनी बजे से वो जगेगा। तो एक मेरे साथ में था, हमारा मतलब पार्टनर था, हम दोनों रात में कर रहे थे ड्यूटी। तो हमने टॉर्च मारी, हमको लगा खच्चर है, तो स्नो लेपर्ड निकला। हमने उसको देखा, मस्त, मतलब लोग एक्सपीडिशन होते हैं स्नो लेपर्ड के देखा देखने मतलब। के। हमने उसको खाना खाते हुए देखा। तो वैसे आपको एनिमल्स के लिए ट्रेन करा जाता है कि कोई एनिमल आ जाए तो कैसे बचना है, मतलब कैसे? ऐसा ट्रेन तो क्या ही बोलते हैं, मतलब नॉर्मली सब यही बोलते हैं कि आप जानवर को परेशान मत करो, जानवर आपको परेशान नहीं। उसने आपको नोटिस नहीं किया कि देख रहा है मुझे कुछ? मतलब उसको तो उसके खाने में मगन था, हम उसको देख लिए, चले गया, हो गया। अच्छा, साइज बड़ा था? मतलब हाँ, अच्छा खासा, इतना बड़ा था वो। अच्छा, और भालू के साथ क्या इनकाउंटर हुआ आपका? भालू एक ट्रैक है रूपकुंड का, उत्तराखंड में। तो उसमें एक जगह है घेरोली पाताल, वहाँ से बेदनी बुग्याल में एक वॉकी टॉकी की बैटरी देने जा रहा था। तो रास्ते में मैं रुका एक कुछ करने के लिए और मुझे दिखा, फिर मैं आगे, भालू मेरे पीछे, फिर मैं नीचे, भालू मेरे पीछे। पीछे पड़ गया भालू? हाँ, तो फिर उसको मतलब मैंने डॉच किया एक झाड़ के पीछे, पत्थर लुढ़का के, तो वो पत्थर के पीछे भागा और मैं अपोजिट डायरेक्शन में भागा। फिर मैं नीचे आके बताया मैंने, तो ट्रैक ही कैंसिल हो गया। पर आप बता रहे थे भालू से बचने का एक तरीका है, मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस को भी बताओ। मतलब भालू का ऐसा बोलते हैं कि भालू मतलब बेस्ट क्लाइंबर होता है, भालू के नाखून अच्छे होते हैं। तो भालू से आप ऊपर मतलब क्लाइंबिंग असेंड करते हो नहीं जीत सकते, क्योंकि आप इंसान हो, आप कितना तेज दौड़ लोगे, एक बार आप चढ़ते चढ़ते थक ही जाओगे, भालू नहीं थकेगा। तो आप कभी भी भालू आपके पीछे तो आप नीचे दौड़ो, क्योंकि भालू का वजन ज़्यादा होता है, आपका वजन, आप नीचे, इंसान तेज दौड़ेगा नीचे उतरते वक्त, और भालू धीरे उतरेगा क्योंकि वजन से फिसल जाता है। तो कभी भालू पीछे पड़े तो नीचे की तरफ दौड़ो, और कुछ भी पेड़ के पीछे छुप जाओ, उसको डाइवर्ट कर दो, पत्थर के पीछे लगा दो, लाइट रात में हो तो लाइट बंद कर दो। भाई अगर जैसे हिमालय में आप गए हो पहाड़ों पे एक्सट्रीम स्नो में, तो कोई एक्सट्रीम क्रीचर्स भी दिखे हैं आपको, जैसे येती वेती का कहते हैं कि भाई होते हैं पहाड़ों में, ऐसा कुछ? से येती की काफ़ी अलग अलग स्टोरीज है, मान्यता है। नेपाल में है एक, जैसे एक मोनेस्ट्री है नेपाल में, नामचे बाजार के थोड़ा पहले, वहाँ पे येती का स्कल रखा हुआ है। ओह, आपने देखा है? आप गए हो उधर? मैं गया नहीं, पर मैंने उसको देखा है, मतलब वो मोनेस्ट्री, वहाँ आप जाओ आपको दिखाएंगे वो। तो उसके अभी भी बाल उगते हैं सब, उसके नाखून वाखून सब उग रहे हैं, उसका पूरा रखा है प्रॉपर, गूगल करोगे इतना आपको बड़ा है वो स्कल? इतना बड़ा, मतलब फुटबॉल इतना बड़ा है अच्छा, येती का स्कल। तो वो लोग मतलब वो बोलते हैं कि है, फिर वो लोग कुछ बाहर के लोग आए थे रिसर्च करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं है।
तो उन्होंने बोला कि हमारे ऐसे तो ऊँट नेपाल में नहीं है, तो हम भी बोलेंगे कि ऊँट नहीं होता है। मतलब उन्होंने एक रिप्लाई दिया था उनको, बोला हमारे यहाँ होता है तो इसलिए हम मानते हैं कि होता है, आपके यहाँ कुछ और जानवर होता होगा, वो नेपाल में नहीं है तो हम भी बोल देंगे कि नहीं होता है। तो खैर वो काफ़ी एंशियंट स्टोरी से हिम मानव की जो कहानियाँ थी, तो इतनी कहानियाँ हैं तो कुछ तो सच होगा। कभी ऐसे मार्क्स दिखे हैं स्नो पे आपको वाइल्ड काफ़ी मतलब इंडियन आर्मी के जवानों को भी कभी कभी मार्क्स दिखे, कुछ कुछ वीडियोस आते रहते हैं रील्स वगैरह पे कि ये तीखा वो मिला है। आपको अपनी उस पे जर्नी पे नहीं दिखा कभी भी कुछ? अच्छा भाई, एक माउंट कैलाश को लेकर भी है कि कोई आज तक चढ़ नहीं पाया, तो उसके अलग अलग स्पिरिचुअल रीजंस हैं, भगवान शिव से उसे रिलेट किया जाता है, इसलिए नहीं चढ़ पाते लोग। तो माउंटेनियर्स में कुछ है बात कि इसलिए माउंट कैलाश पे नहीं चढ़ पाया कोई, या उससे रिलेटेड कुछ? सर माउंट कैलाश मतलब उस पर एक्सपीडिशंस हुए हैं, मतलब 90s 20s 30s में एक्सपीडिशन हुए हैं, तो कुछ लोग चढ़े पीक तक? पीक तक नहीं, मतलब कुछ आर्टिकल आप देखोगे, आपको आर्टिकल मिलेंगे तो वो उसे 25-30 साल की उम्र के क्लाइंबर थे जो क्लाइम करने से, सर्बिया का एक एक्सपीडिशन था जो माउंट कैलाश गया था। तो उन सब क्लाइंबर जब एक तो समिट नहीं हुआ उनका, पर वो जब वापस घर गए सर्बिया, तो अगले 5-10 साल में उनकी मौत हो गई एजिंग की वजह से आप 25-30 साल के हो और आप मरे हो 90 साल के जैसे। उनके बाल उम्र इस टाइप से उनकी मतलब बॉडी ने स्किन ऐसा में adapt कर लटकने लग गई हाँ, वो सब। उस टाइप से हुई उनकी। तो ये कुछ मतलब ये एविडेंस है कि उसका, बाकी उसको सेंटर ऑफ अर्थ बोलते हैं। फिर हिंदुइज्म में उसका मान्यता है, जैनिज़्म में है, बुद्धिज़्म में है, तिब्बत में है, मतलब अलग अलग रिलीजन का कुछ ना कुछ उस पे है। जैसे हम शिव जी का घर बोलते हैं, एक कोई मोंक थे मिलेरप्पा, उन्होंने ऐसा जो टॉप तक गए थे, उन्होंने बोला क्लाइम करा है। तो काफ़ी स्टोरीज है माउंट कैलाश की, पर जो हमारी इंटरनेशनल माउंटेनियरिंग कम्युनिटी उस हम लोगों ने मतलब जो कम्युनिटी है उन्होंने माउंट कैलाश को एज अ सेक्रेट पिक का दर्जा दिया है कि एक होली पिक है, इसको एक धार्मिक स्थल या एक रिस्पेक्ट के जैसे हम देखते हैं। उस कारण से सारे माउंटेनियर वहाँ क्लाइम नहीं करते क्योंकि हम उनको भगवान मानते हैं। तो अब भगवान जैसे हम नॉर्मली माउंटेन के सिर पे नहीं जाते कि हम भगवान मानते हैं, सिर पे पैर नहीं रख सकते, तो हम टॉप से थोड़ा नीचे रहते हैं। एवरेस्ट के भी? एवरेस्ट पे तो खैर टॉप तक जाते हैं, पर जैसे मानने की बात है, कुछ कुछ लोग नहीं जा सकते। कंचनजंगा इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन है, तो वो होली पीक है, तो इंडिया से आप उसको क्लाइम नहीं कर सकते, तो उसको नेपाल से क्लाइम करना पड़ता है। पर नेपाल के लोग टॉप पे नहीं जाते हैं। अच्छा, और फॉरेनर्स जाते हैं। आप गए हो कंचनजंगा नहीं, मैं नहीं क्लाइम गया। करा है? अच्छा, फॉरेनर्स जो गए हैं वो तो जाते क्योंकि उनको वो इतना का लोड लेते हैं। हम लोग खैर हम कल्चर में धर्म में इतना विश्वास रखते हैं, तो हम मान्यता में मानते हैं, तो वो लोग टॉप सर पे नहीं जाते पहाड़ के। तो ऐसे माउंट कैलाश का भी सेक्रेट पिक का दर्जा मिला हुआ है, तो उस पर क्लाइम नहीं होता है, परमिट नहीं मिलता है। अच्छा भाई, कौन सा ऐसा ट्रैक है जो आप मतलब बता सकते हो कि भाई ये इससे सुंदर पहाड़ की क्लाइंबिंग या इससे सुंदर पहाड़ नहीं होगा कहीं भी? सुंदर पहाड़, खैर मेरे को तो हर पहाड़ ही सुंदर दिखता है, पर जैसे एक लाहौल में एक एरिया है पाटसियो तरफ, एक पिक क्लाइम करने गया था, कोरांग 2 कोरांग 3। वो मुझे टेक्निकल पिक भी लगती है, पर उसका जो बेस कैंप है वो बहुत खूबसूरत है। मतलब 3 पहाड़ है, वो पूरा हरी घास है और छोटा सा लेक है। मतलब ऐसा है कि जैसे प्राइवेट स्विट्जरलैंड में लोगों के नहीं होते प्राइवेट लेक है, एक घर है, छोटा सा हट है, 2-4 घोड़े हैं, तो वहाँ मतलब हम हॉर्स राइडिंग करते थे, हम उस नदी लेक के अंदर रेस लगाते थे। हॉर्स राइडिंग? वो हॉर्स वहीं से मतलब खच्चर अपने। अच्छा अच्छा। तो वो मतलब मुझे सबसे खूबसूरत बेस कैंप लगता है, क्योंकि आपने जो जान पहचान के लोग हैं जो आ रहे हैं वही है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, पानी है साफ, हरी घास है, सामने पहाड़ है खूबसूरत। हाँ, अच्छा भाई, आप बता रहे थे कि वो वाला ही ट्रैक एवरेस्ट से आपको मुश्किल लगा था? मुझे मतलब एवरेस्ट में ऐसा है कि एवरेस्ट से टेक्निकल काफ़ी माउंटेन है, जैसे माउंट K2 है, उसको किलर माउंटेन बोलते हैं, जो पाकिस्तान में है। आपने करा है वो? नहीं, हम इंडिया के लोग पाकिस्तान जा ही नहीं सकते। हाँ। मतलब जो 48,000 मीटर के पीक है उसमें से जो पाकिस्तान में पीक है 4-5, वहाँ हम जा ही नहीं सकते। तो ये वाला जो होता है जिसको बोलते हैं कि 48,000 मीटर एक अपने आप में एक अचीवमेंट होता है, वो इंडियंस नहीं कर पाते क्योंकि हमको वीज़ा नहीं मिलता है। ओके। तो ये कुछ कुछ माउंटेन है जो टेक्निकल ज़्यादा है, जैसे उसके रूट ज़्यादा टेक्निकल है क्लाइंबिंग में K2 के। इंडिया में सबसे ज़्यादा टेक्निकल कौन सा लगा, या आपकी पूरी 32 में से टेक्निकली आपको चैलेंजिंग सबसे ज़्यादा कौन सा लगा है? जैसे एक हिमाचल में है इंद्रासन, वो काफ़ी टेक्निकल पीक है।
टेक्निकलिटी आप किस वे में कह रहे हो कि उसका रास्ता ढूंढना, चढ़ना मुश्किल है या ज़्यादा? माउंटेन की ग्रेडिंग होती है कि किस ग्रेड की टेक्निकल उसमें है, मतलब क्लाइंबिंग है। जैसे एवरेस्ट पे क्या है, उसमें स्लोप ऐसे हैं तो आपको मैक्सिमम टाइम वॉक करना है। कुछ कुछ माउंटेन में स्लोप वॉल ही है तो आपको वो आइसेक्स लगा लगा के ही जाना है। ओके। फिर उसमें ऐसे कुछ चीज़ें जैसे कि जहाँ एवलॉन्च भी आते हैं जो आप उसको मतलब आप बच नहीं सकते उस एरिया से। फिर कहीं कहीं टेंट लगाने के रास्ता नहीं है, स्लोप बड़े बड़े हैं और मतलब आपको इजी वॉक नहीं करना, मतलब आपको प्रॉपर क्लाइंब करके जाना है। तो वो थोड़ा टेक्निक, जैसे चिमनी क्लाइंबिंग आ गया, जैसे कि कोरांग 3 एक पीक था, उसके टॉप पे चिमनी क्लाइंबिंग है, मतलब ऐसा ये क्या बीच होता में ऐसे गैप है तो आपको पीठ और पैर रख के ऐसे ऐसे जाना पड़ता है। अच्छा, ये किया आपने? हाँ, तो ये ऐसी ऐसी टेक्निकल चीज़ें है। तो भाई, ये बहुत तो सारे बहुत माउंटेन्स मुश्किल है। एक लग रहा है। मूवी है मेरू मूवी, एक जिमी चिन की नेटफ्लिक्स पे अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, तो वो देखना आपको पता चला है कि, और एक एवरेस्ट भी एक मूवी है, आप दोनों देखना, आपको पता चला है लक्ष्य कि पिक्चर में बीच में एक वो वाला सीन आता है लास्ट में, वो बीच मतलब गैप होता है पहाड़ में और वो चढ़ रहे होते हैं, पूरी आर्मी चढ़ रही होती है। खैर ये तो इजी होता हो तो रोप अप होके हम लोग चलते ही हैं। खैर वो उस एरिया में चलना भाई अलग इतनी सी जगह होती है खड़ा होने की, है ना, पहाड़ों पे? रीच होती है, मतलब इतना इतना बड़ा एरिया होता है, सोफे इतना बड़ा, इस पे चलना है। बाप रे भाई वैसे अगर कोई एवरेस्ट की बात की जाए, मतलब अगर कोई क्लाइंब करना चाहता है, ट्रेनिंग वेनिंग एक तरफ, लेकिन उसका अगर अगर आप ये बता सकते हो कि कितना पैसा लगता है पूरा एवरेस्ट की, अगर कोई करना चाहता है तो? एवरेस्ट को आप प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्स उसके बाद क्लाइंब करने में आज के हिसाब से कम 60-70 लाख रुपए चाहिए। अच्छा, और इंडिया में सबसे महंगा पहाड़ कौन सा है? इंडिया में भी कुछ ऐसा इंडिया में होता महंगे है? पहाड़ नहीं, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको चढ़ना है तो इतनी फीस दो पर नहीं देना पड़ता है ना, परमिट यहाँ भी लेना पड़ता है। पर जैसे हम इंडियन सिटीजन है तो हमारे लिए परमिट सस्ता है। अब कोई बाहर का आदमी यहाँ आएगा तो उसके लिए महंगा है। कितने का होगा? अपने वही 5-7 हज़ार रुपये का है। 5-7 हज़ार। और भाई मैं जानना चाहता हूँ, जब आप जैसे आप यूरोप की भी हाईएस्ट पीक चढ़ के आए हो, अफ्रीका भी, तो वो कंट्रीज सपोर्ट करती हैं अगर वहाँ कोई दिक्कत आ जाए? और इंडिया में भी इनफैक्ट क्या डिफरेंस है पहाड़ चढ़ने में? अगर वहाँ आप फंस गए तो क्या आपको मदद मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्या कैसा रहता है? जैसे दूसरी कंट्री में क्या है, जो उनके रेस्क्यू सिस्टम है वो काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने आउटसोर्स कर रखे हैं प्राइवेट लोगों को। और हमारे यहाँ थोड़ा रेस्क्यू सिस्टम है पर वीक है, मतलब गया है मैसेज तो आने में टाइम हो गया है, या आए जब तक एक्सपायर हो गए हैं, या फिर तो जो एक टाइम होता है ना जो गोल्डन आवर बोलते हैं कि इस टाइम पे चीज़ पहुंच गई तो बचा पाएंगे। तो भाई जैसे मैंने किलीमंजारो में एक मतलब क्लाइंबर ही था जो आया था, उसका एक एंकल ट्विस्ट हुआ था, तो उसने सिर्फ बोला और उसके लिए मतलब जहाँ था वहाँ तक वो कार आ गई थी उसको लेने के लिए। मतलब वो रास्ता ऐसा है क्योंकि वो नेशनल पार्क के अंदर है तो वो एक पॉइंट तक कार भी जाती है, तो उसको कार आ गई थी लेने के लिए एक कॉल पे, क्योंकि वो उसके लिए ऑलरेडी पे करना पड़ता आपको। अब ऐसा नहीं कि आप छोड़ दोगे। तो इंडिया में ऐसा है कि अभी कुछ प्राइवेट कंपनीज आई है जो इंश्योरेंस करने लगी है तो वो पहुंच जाती है टाइम पे। बाकी पहले तो हम आर्मी के भरोसे रहते थे कि वो रेस्क्यू करने ले आएंगे। कभी ज़रूरत पड़ी है आपको रेस्क्यू की? मुझे तो अभी तक नहीं पड़ी, ऊपर वाले का रहम। भाई पढ़े भी ना, हम तो यही चाहते सही हैं। बात है। भाई वैसे माउंटेनियर्स के लिए मतलब अगर मैं जानना चाहता हूँ कि सोर्स ऑफ इनकम क्या रहता है? जैसे आप इतना स्पेंड कर रहे हो एक पीक पे चढ़ने के लिए, 50 लाख, 20 लाख, 30 लाख, तो आप लोग कैसे, सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए क्या है? सर मैं काफ़ी लोगों को सलाह देता हूँ, सर मुझे मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे कि सर मुझे एज अ करियर चालू करना है, तो मैं सबको मना ही करता हूँ कि भाई ये करियर इंडिया में पॉसिबल है ही नहीं, कि आप पहले तो इतना कैपिटल डालो। बाहर है, बाहर अच्छा स्कोप है, खैर ओवरऑल स्कोप बाहर ही है क्योंकि बाहर माउंटेन गाइड को अच्छा पे करते हैं। समर कैंप्स वगैरह की जॉब लगती है उसमें मतलब 5-5, 6-6 हज़ार डॉलर पर मंथ मिल जाता है। तो इंडिया में इतना स्कोप नहीं क्योंकि हमारे पास इतने, खैर मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ के माउंटेनियर बाहर जाके क्लाइंब करते हैं, तो यहाँ पे एक्सपीडिशन जब होंगे तो बाहर के लोग आएंगे तो गाइड की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे यहाँ लोग ही कम आते हैं, तो अब माउंटेन गाइड बन के अब 100 माउंटेन गाइड और 3 लोग आ रहे हैं तो कितने लोग जाएंगे, तो वो स्कोप कम है। तो फिर आप इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आखिरी में आपको पता चला कि कुछ रिटर्न आ ही नहीं रहा, तो फिर वो भी गलत है। बट ये है कि रिकग्निशन तो मिलती है इंडिया में अगर आप ऐसा कुछ करो तो, क्योंकि काफ़ी सारे माउंटेन क्लाइंबर्स हैं। भाई रिकग्निशन ही मिलती एवरेस्ट है। आप क्लाइंब करोगे तो रिकग्निशन तो मिलेगी। मैक्सिमम लोग एवरेस्ट क्लाइंब ही इसलिए करते हैं कि आपको थोड़ा नाम मिल जाए, तो आप कुछ और आगे आपके सपने पूरे करो, तो रिकग्निशन एवरेस्ट से मिलती है।
बाकी वही है, समय के साथ सब चीज़ें आती है जाती है। बट आप सिंस अपना खुद का इंस्टाग्राम सोशल मीडिया चला रहे हो, अब बना रहे हो, तो फिर आपको ब्रांड्स वगैरह अच्छा चल रहा है अभी सिस्टम? अभी ब्रांड्स आते, क्योंकि अब रील का ज़माना आ गया तो सबको सारी ब्रांड्स आउटडोर शूट करना चाहती है सब लोगों को, क्योंकि हमारा कंटेंट एक्सक्लूसिव होता है कि कोई भी इंसान पहाड़ पे तो जाएगा नहीं, सब ज़्यादा लद्दाख में बना लेंगे, कश्मीर में हम 6,000-7,000 मीटर पे जाके कंटेंट बना रहे हैं, तो थोड़ा एक्सक्लूसिव कंटेंट होता है। तो अब मतलब लोगों में थोड़ी समझ आई है कि ये तो इंडिया में क्रिकेट का माफिया है, आपको पता ही है, दूसरे स्पोर्ट्स पे कुछ ध्यान है ही नहीं, कोई बजट नहीं है, कोई ऐसा कुछ है नहीं कि चलो कुछ इनका भी कुछ करें। नहीं, क्रिकेट को ही दे रखा है इंडिया में तो भाई अब हम ले दे के पूरे इंडिया में 100 माउंटेनियर भी नहीं होंगे, और हर स्टेट में 500-500 रणजी प्लेयर रखे। भाई वैसे आप बता रहे थे कि अगर कोई पीक या माउंटेन फर्स्ट टाइम चढ़ता था, वो उसके नाम पे उस पीक का नाम रख सकते हैं, फिर जो नाम रेकमेंड करे। आपका कुछ प्लान है कोई पीक पे कोई नाम रखने का? अभी मेरा प्लान चल रहा है इसी महीने का, इस महीने में क्लाइंब करने जा रहा हूँ लद्दाख में 2 पीक है, लद्दाख या हिमाचल अभी ढूंढ ही रहा हूँ मैं, 2 मतलब हमने फाइंड आउट करी कौन सी जाना अभी डिसाइड नहीं किया है। तो कोई भी ऐसा वर्जिन माउंटेन है या अननेम माउंटेन है जिसको किसी ने क्लाइंब नहीं किया है, और अगर आप क्लाइंब करते हो तो आपके पास एक राइट होता है कि आप उसका नाम रख सकते हैं, पर वो नाम उससे रिलेटेड होना चाहिए, वहाँ का जो। क्या नाम सोचा आपने? मैंने सोचा है माउंट महाकाल और माउंट नर्मदा, क्योंकि मैं इंदौर से आता हूँ और बाबा महाकाल हमारे उज्जैन में पास में, बिल्कुल, तो उनको ट्रिब्यूट दें। फिर जो नर्मदा नदी है जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, खैर गुजरात राजस्थान सब जगह पानी जाता है, तो उसको भी एक ट्रिब्यूट दूँ, तो अभी एक प्लान चल रहा है मेरा। और भाई आप एक जगह और बता रहे थे जहाँ पे आपको बहुत सारे कंकाल दिखे थे, वो कहाँ पे? उसके वो तो यही है रूपकुंड में, वो स्केलेटन लेक है। अच्छा, तो वहाँ पे भी मतलब वो सिल्क रूट था पहले, तो कुछ एवलॉन्च वगैरह कुछ आया था, तो सारे लोग वहीं दफन हो गए थे, मर गए थे, तभी उन सबके वो रखे, स्केलेटन रखे। कितनी है उधर? मतलब काफ़ी है, मतलब आप देखोगे तो 40-50 बॉडी तो होगी। आपने देखी है खुद वो लेक? अरे बाप रे, और दिखते हैं स्केलेटन प्रॉपर। उसके तो काफ़ी मतलब वीडियोस वगैरह भी होंगे स्केलेटन लेक के नाम से। भाई आपका कोई और एक्सपीरियंस जो आपको मतलब डरा के रखता हो, या ऐसा लगता हो ना कि जैसे भाई मैं आपको वैसे बताऊं कि जैसे मैंने अभी स्काई डाइविंग करी थी, तो मेरे साथ क्या हुआ था, मेरा पैराशूट नहीं खुला था, रिज़र्व खुला था, तो उसके थॉट्स मेरे दिमाग में कई टाइम तक रहे कि भाई अगर वो भी ना खुलता तो क्या होता, उस दिन मतलब कुछ हो जाता तो क्या होता। तो आप तो भाई इतनी बार ऐसे जोन में रहते हो जहाँ कुछ भी हो जाए तो क्या पता, तो ऐसा कोई स्टोरी आपके पास, कोई एक्सपीरियंस है जिसमें भाई मतलब? मैं जैसे एक बार क्रेवास में गिरा था, वो मेरा अभी तक का सबसे खतरनाक मतलब एक्सपीरियंस था। बताओ ना भाई, डिटेल में बताओ, कहाँ की बात? 2 लोग थे, मतलब यहीं लाहौल की बात है, एक एक्सपीडिशन में गए थे, तो सारे लोग आगे चले गए थे, हम 2 लोग पीछे जा रहे थे। तो हम लोग क्या, हम लेट उठते हैं वो जल्दी पहुँचते हैं, वो लोग जल्दी उठते हैं वो लेट पहुँचते हैं। तो हमने बोला कि चलो हम उठ जाएंगे, तुम जो सामान छोड़ना छोड़ दो, आप लोग जाओ। तो वो लोग गए, हम पीछे पीछे निकले, हम रोप अप थे। अब मैं कैसा, मैं 6 फीट का आदमी, मेरे साथ था वो था 5-5.25 फीट का आदमी, मेरा वेट भी अच्छा, उसका वेट कम, और हम ऐसे बीड़ी पीते पीते जा रहे हैं, हमारी मस्ती में गाने चल रहे हैं। और मैं गिरा, उसने मेरी फॉल अरेस्ट करी, और मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि वो मेरी फॉल अरेस्ट कर लेगा। वो फॉल अरेस्ट मतलब? ऐसे ये खाई में गिरा, अब हम दोनों रोप से अटैच है। आप दोनों रोप से अटैच, आप रोप क्लाइंबिंग कर रहे हो या हम दोनों वॉक कर रहे हैं, बस वॉक कर रहे सीधी जमीन पे वॉक कर रहे हैं। जमीन पे वॉक करते हुए भी रोप बांधनी पड़ती है? क्योंकि हिडन क्रेवास भी होती है, जैसे बर्फ ढकी, पूरी बर्फ ही बर्फ है, आपने पैर रखा और अंदर। अच्छा, अब वहाँ खाई थी, खाई के ऊपर बर्फ जम गई, आपको लगा बर्फ है, तो आप चले गए उसमें, तो उसने मुझे अरेस्ट करा। मतलब आप ऐसे हवा में लटक गए? रस्सी पे था मैं, और रस्सी उससे भी अटैच थी, वो भी मेरे पीछे पीछे आ रहा था, तो उसने वो आइसेक्स बर्फ में डाली और हम दोनों हैंग हो गए। तो पहले तो हम दोनों हंसे कि भाई, मैं बोला भाई रोक लिया तो मेरे को, बोला हाँ भाई रोक लिया। मैंने कहा अब निकाला कैसे, पहले वो सोच। तो मैंने सबसे पहले एक पिटन डाला क्रेवास में और एंकर कर दिया। मैंने कहा चल इस पर थोड़ा वजन ना है, क्योंकि मैं खुद ही मैंने मेरा एंकर डाल के मैं लटक गया क्रेवास के अंदर, कि अब वो मेरा लोड उस पर नहीं है। फिर एक जेट पुली करके मेथड होती है, वो जेट पुली लगा के उसने फिर धीरे 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 खींचा मुझे। तो वो कभी कभी मतलब वो डरावना क्या लगता है, जो गुप्प करके अंदर जाते हैं वो डरावना, आपको पता नहीं और चलेगा। और वो कितना डीप है वो भी आपको कुछ कह नहीं क्रेवास सकते। तो ऐसे 400 मीटर गहरी भी हो सकती है, 2 किलोमीटर गहरी भी हो सकती उसमें गए तो गया बंदा, गया, फिर मतलब तो गया। बॉडी भी नहीं मिलेगी। है। निकालने कौन जाएगा, और अंदर ऐसा ठंडा, मतलब आप डीप फ्रीजर में चले गए हो। हाँ,
क्योंकि वो तो पेक है, बर्फ ही है सही पूरा। बात है भाई। अफ्रीका के भी माउंटेन करा है आपने, वो कैसा था एक्सपीरियंस बताओ। अफ्रीका में से कितनी हाइट थी जैसे वो? अफ्रीका में तो जैसे एवरेस्ट का बेस कैंप, एवरेस्ट और अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन बराबर है। तो वो तो आपके लिए पीनट्स हुआ फिर। पीनट ही था वैसे। कितनी देर में पहुंच गए? 22-23 घंटे लगे थे। कंटिन्यूअस या ब्रेक? नहीं सीधा गए थे हम। सीधा गए? मतलब टोटल 8। अब हम गए एक रूट था, उसका नाम था अमेरिकन ब्रिज। तो वो रूट 8-9 साल से बंद था। तो हम जब परमिट ले रहे थे तो वो जो नेशनल पार्क का जैसे काउंटर नहीं होता है, तो वहाँ ऐसे सब फोटो लगे थे। तो एक फोटो ऐसा धूल खाया हुआ था। तो मैंने पूछा मेरे गाइड से, उनका ये कौन सा रूट है? बोले रूट बंद है। मैंने कहा इधर से चलेंगे? बोले नहीं बंद है। बोले मैं खुद नहीं गया हूँ। मैंने कहा अब इधर से जाएंगे। तो हम तीनों लोग पहली बार जा रहे हैं। मेरा गाइड भी पहली बार जा रहा है, उसका क्लाइंट भी पहली बार जा रहा है। परमिशन कैसे मिली? परमिशन दी उन्होंने। उनके हमारी रिस्क पे जाएंगे। अब वो उस रूट पे 6-7 दिन लगते हैं क्लाइंब तो वो लिखवाते हैं कि भाई अगर आपको कुछ हो गया तो हमारे ऊपर पूरा नहीं है। वो डिस्क्लेमर फॉर्म होता है ना कि सवारी सामान के खुद जिम्मेदार है वो वाला सामान। तो फिर हम गए तो पूरा, अब उसमें प्रॉपर क्लाइंबिंग भी होती है। एक जगह तो उन्होंने ऑयल पेंट से लिखा है, यू कैन ओनली क्लाइंब नॉट डिसेंट। आप सिर्फ चढ़ सकते हो, उतर नहीं सकते यहाँ से। पूरा लिखा हुआ ऑयल पेंट से। तो हमने वो, खैर वो स्ट्रेच है सीधा, आप ऐसा घूम घूम के जाते हो और वो सीधा क्लाइंब है पूरा। तो हम सीधा वो पिक के नीचे पहुँचे। फिर मैंने उनको बोला कि ऐसा ऐसा प्लान है मेरा टॉप पे सोने का। तो बोलते नहीं ऐसा थोड़ी ना होता, इतने ऊपर को। मैंने कहा मैं तो एवरेस्ट तक गया हूँ, तो मुझे तो पता है कि मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। बोले हम नहीं कर पाएंगे। तो वो लोग आए, उन्होंने टेंट वेंट लगाया, बाकी मैं अंदर सोया रात भर। सोया क्या तो वो मतलब, कहाँ थे इतने? वो भी वहीं थे आपके साथ? वो नीचे थे ना। अच्छा, वो नीचे मतलब टॉप से नीचे वाला जो समिट कैंप होता है वहाँ रुके थे। आप टॉप पे पहुंच गए थे? मैं तो पूरा मतलब 10 बजे गया था। पूरा दिन सनसेट सब देख लिया, गाने आने सब सुन लिए, पानी वानी चाय वाय। समय कैसे काटे अकेला आदमी। फिर जब जेल में डाला आपको? फिर वो क्या सुबह अब सुबह क्या होता है कि उस किलिमंजारो के अलग अलग 9 रूट है। अब 9 रूट से क्लाइंबर आ रहे टॉप पे। तो सुबह तो भीड़ लग गई वहाँ, और एक टेंट लगा के मैं बैठा हुआ अकेला। तो वो रेंजर भी आते हैं उनके सेफ्टी के लिए। तो बोलते वो टेंट वेंट उखाड़ दिया, मतलब गाली गलौचे चल रही है कि ये क्या है, किसने परमिशन दी, कैसे लगा लिया टेंट वेंट। तो मैं हो गया मालूम था परमिशन लेना था, उन तो लाख सो गए। फिर उनने भेजा नीचे, फिर नीचे कार्रवाई हुई। और क्या, कौन सी कंट्री की गवर्नमेंट थी? तंजानिया। अच्छा, फिर आपको क्या बोला उन्होंने? क्या कुछ नहीं, अल्लाह उनको मैंने समझाया कि ऐसा ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था, ये वो, मतलब थोड़ी पैसे वैसे तो नहीं नहीं लिए? पैसे ऐसे तो कुछ नहीं। उसको चढ़ने में कितना खर्चा आया? उसमें भी कुछ 5-6 लाख रुपए लग गए थे। अच्छा। भाई मेरे को लगता है आप ज़्यादा लोड ही नहीं लेते, जो मन में आ गया वो करना है। वो शायद रूल्स के अगेंस्ट है तब भी करोगे। जीवन का एक ही वो चीज़ है कि लोड नहीं लेना जीवन में। और हार्ड वे करना है, जो सबसे मुश्किल है उस ट्रैक पे जाना। मुश्किल करते जाओ तो फिर सब चीज़ें आसान लगती है। आसान करते जाओ तो फिर एक समय इतना मुश्किल आया था कि भी आदमी डर जाता। आप चढ़ते हुए भी लोड नहीं ले रहे होते, मुझे लगता मैं है। तो गजल गाने चला आने, के गजल चलती, गाने चल रहे हैं। भाई आप बता रहे थे माउंटेनियर्स को स्मोक करना भी जरूरी रहता है, इसका क्या मतलब ऐसा जरूरी तो कुछ नहीं, मतलब ऐसा राय नहीं रहता, लोग पीने ही बैठ गए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हो कि स्मोक ड्रिंक कर रहे हो तो कुछ उससे नुकसान है। पर आप क्या, हर चीज़ की लिमिट होती है, लिमिट में करो तो सब ठीक है, तो सब भी खराब है। ये सब भी इसको जरूरी। जंग में सब जायज है। तो कारण क्या होता है मरने का, थोड़ा बताओ। तो जो माउंट एवरेस्ट पे जो सबसे ज़्यादा मतलब मरने के जो रीज़न है या क्या क्या होता है एक्चुअली में, तो जो 8000 मीटर के ऊपर का जो जोन है उसको बोलते हैं डेथ जोन। इसके ऊपर मौत कभी भी हो सकती है, और क्यों भी हो सकती है, और कैसे भी हो सकती है, कोई कारण नहीं। अच्छा, तो जो मैक्सिमम कारण, जैसे AMS हो जाता है, एक्यूट माउंटेन सिकनेस, तो उसमें क्या कि बॉडी में अलग अलग सिम्टम होते हैं, दिमाग में कुछ होता है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है। फिर होता है हेपो होता है, तो उसमें क्या लंग्स में फ्लूइड आ जाता है, पानी घुस जाता है लंग्स में। अच्छा, ये कैसे हो जाता है? वो एल्टीट्यूड की वजह से ही। AMS के आगे की बीमारी है, मतलब अपग्रेड वर्जन है, और उसका अपग्रेड होता है हेको, उसमें फिर दिमाग में पानी चले जाता है। ओह शिट। तो ये 3 ही होती है जो मैक्सिमम चीज़ें होती है, जो इसके कारण मैक्सिमम डेथ होती है। और ये इंस्टेंट होती है मतलब ये धीरे धीरे होती है, पर आपको पता नहीं चलेगा, अच्छा। पर ये होगी। फिर फ्रोस्ट बाइट होती है, उंगलियां जम जाती है, काटनी पड़ती है। स्नो ब्लाइंडनेस, ऐसा आपने एवरेस्ट पे चश्मा उतार दिया 10 मिनट के लिए तो आप अंधे हो जाओगे, अच्छा। क्योंकि सूरज की रोशनी सीधी आती है। एक तो UV आ रहा है कि यहाँ तक तो छन छन के आ रही है, हम बहुत नीचे बैठे, पर वहाँ तो बहुत ऊपर है। ऊपर से आइस से रिफ्लेक्ट होता है क्रिस्टल से। तो आपको चश्मा पहनना, हम तो रात में भी पहन के चलते हैं, क्योंकि रात में भी वो मारता है रिफ्लेक्ट।
तो स्नो ब्लाइंडनेस होता है, फिर कुछ कुछ लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फिर कुछ लोग क्रेवास में गिर जाते हैं, कुछ कुछ लोग एंकर नहीं पकड़ पाते, फिसल जाते हैं। तो ये मतलब बेसिक कारण है मौत होने के। और कुछ भाई रूल्स भी हैं सर्वाइवल के कि भाई मतलब अगर किसी को इमरजेंसी हो गई तो ये करना, ये नहीं करना, या रेस्क्यू जैसे कोई गिर रहा है तो उसको मत बचाओ, पहले अपने आप को बचाओ, ऐसा कुछ रूल है? सब सेल्फिश हो जाते हैं अगर टीम में जा रहे हैं तो? देखो एवरेस्ट पे तो हर आदमी सेल्फिश हो जाता है। मतलब एक समय आएगा कि आप आपका एक घुट पानी भी शेयर नहीं करोगे किसी से, इसकी बहुत वैल्यू है। एक चॉकलेट, एक काजू की भी वैल्यू है। एक काजू भी जेब में रखा ना तो आप किसी को दोगे नहीं हो खुद के लिए। तो सेल्फिश खैर बचाने के भी ऐसे हर माउंटेनियर को पता है, अगर उसका फॉल हो रहा है तो उसको खुद की फॉल अरेस्ट करनी है, क्योंकि अरेस्ट करने तो आएगा नहीं, कोई पकड़ के तो चला नहीं रहा है, वो उसका अलग चल रहा है, शेरपा उसका अलग चल रहा है। शेरपा आपको सपोर्ट देता है कि आपके साथ चल रहा है, अब आपको पकड़ के तो चलाएगा नहीं। आप गिरे तो आप गिरे, वो गिरा तो वो गिरा, तो उसका सिर्फ इतना सही रोल है कि आपके साथ एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, आपका फिजिकली थोड़ा हेल्प करेगा, कुछ सामान आपसे नहीं उठ रहा तो वो उठाएगा, आपको पुश करेगा कि चलो खड़े मत रहो चलो। तो पर आप अगर आपकी गलती से गिरे हो तो वो आपको ही अरेस्ट करनी है आपकी फॉल। तो आपके पास जो आइसेक्स होती है वो आप बर्फ़ में मार के आपकी फॉल हैंग कर लो। तो कुछ कुछ होता है, मतलब आप मौत लिखी है तो फिर वो जहाँ जाना है वहीं जाएगा वो। और रेस्क्यू करा कैसे जाता है अगर जैसे कोई पहाड़ में गिर गया या चोट लग गई या बीच ट्रैक में एक कैंप से दूसरे में कुछ लग गई, तो क्या टीम आती है रेस्क्यू करने या? तो रेस्क्यू की पूरी टीम होती है, मतलब 10-12 लोग आते हैं जो स्ट्रॉन्ग शेरपा होते हैं। पहले तो बॉडी मतलब ढूंढनी पड़ती है कि आदमी गिरा कहाँ है। जैसे अभी लास्ट ईयर वो एक इंडियन माउंटेनियर था, उसका रेस्क्यू हुआ तो वो 5-6 दिन तक उसकी बॉडी अंदर ही थी, तो वो तो एकदम जिंदा कैसे निकल के आया, वो एक अपने आप में एक मिरेकल है। तो वो पूरी टीम गई थी और वो इतना अंदर क्रेवास में था, फिर एक आदमी अंदर आया क्रेवास में, फिर उसको एंकर करके ऊपर निकाला, फिर उसको ले गए। तो अलग अलग मतलब पूरी टीम होती है, सबका अलग अलग रोल होता है कि आप बेस बनाओगे, आप खींचोगे, आप अंदर जाओगे, आपको ढूंढना है, फिर 2 लोग गाइड करते कि कहाँ है। अच्छा। तो सबकी अलग अलग। जब आप क्लाइंब कर रहे होते हो और खाना पीना जैसे आप खा रहे हो तो वो फिर मतलब आपके पास कुछ पोर्टेबल बैग्स होते हैं, वो निकलता कहाँ पे है फिर अगर आप टॉप काफ़ी ऊपर होते हो तो? जैसे 8000 मीटर में तो टॉयलेट करना अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि एक पी बोतल होती है, एक तो आप 6 लेयर पहनो, 6 तो चेन खोलनी है आपको। हाँ सही फिर बात। सब ढूंढ ढांड के सामान क्योंकि वो भी कछुए जैसा अंदर चले। अच्छा। फिर पी बोतल में निशाना मार के वो करना है। उसके बाद होता है कि वो जम जाता है तो उसको फटाफट बाहर जाके ढोलना भी है, नहीं तो आपको बोतल तो लेके जानी, क्योंकि आप कचरा नहीं रख सकते। तो उसको पूरा उसी बोतल में करना है और फिर बाहर जाके डंप करना है। और पोटी तो खैर बहुत कम आती ही नहीं है ऊपर, तो मुझे तो नहीं आई थी। खाते ही 4-5 काजू, 2-3 फिर तो मुश्किल है भाई, पोटी आ गई तो कैसे उतारोगे? हाथ से हाथ धो बैठेंगे। कभी आप पहुंचो पहाड़ी टॉप पे और टॉप पे कोई आ गिरा है और भाई ऐसा भी होता हो कि 6 लेयरें पहनी हुई है और किसी को आ गया प्रेशर, उसने अपना अंदर ही अंदर कर दिया, किसी को पता नहीं रहा है और वो फिर जम गई है ऊपर। ऊपर पहुंचते तक पपड़ी बन गई। एक पोर्टेबल टॉयलेट आता है, ड्रिल होता है उसका, मतलब एक टॉयलेट है प्लास्टिक का, उस पर एक पॉलीथीन रखते हैं, फिर उस पर बैठते हैं करते हैं, फिर पॉलीथीन को वो गठान बांध के लेके जाते हैं, वो भी नीचे, उसको भी ऊपर नहीं फेंक सकते, उसका भी कुछ $1-2 फाइन है। भाई ये भी करते होंगे लोग वैसे, चीजें फेंकना वेकना, मतलब ये तो अलग बात जैसे है। मैंने वैसे बताया था ना कि एवरेस्ट हाईएस्ट ग्रेव यार्ड है, तो डंप यार्ड भी है, कचरा भी बहुत है वहाँ। अच्छा, सिलेंडर पड़े ऑक्सीजन के, टेंट पड़े पुराने। तो बहुत स्मेली भी होगा भाई। रहा है ये टट्टी पे ही हंस रहा है। टॉप पे पहुंचे कोई अगर हम सोच रहे भाई सुकून आएगा, ये आएगा, वो हग रहा है। जैसे भाई की ये थी कि मैं वहां पे सोऊंगा, किसी की ये वहां हग के आऊंगा टॉप। मतलब बहुत सारे कोई लोग मतलब शादी करते हैं, प्रपोज करते हैं, बहुत सारी चीजें, मतलब एवरेस्ट का टॉप पे वहाँ जो करो वो रिकॉर्ड फिर भी है। बढ़िया, हगना तो कुछ ज्यादा ही अलग ही बात है। सही में यार। हेलीकॉप्टर किस रेंज तक आ सकता है? उसकी टॉप तक आ सकता एवरेस्ट के टॉप पे हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है, है? मतलब लैंड मतलब ऐसा टच हुआ और उड़ गया वापस। अच्छा, प्रॉपर लैंड नहीं। तो रेस्क्यू करने हेलीकॉप्टर भी आता है अगर किसी को इमरजेंसी होती है? मतलब इतना एक्सपीरियंस पायलट था कि उसने वो रिकॉर्ड बनाने के लिए लैंड करा था, इतना ऊपर उड़ता नहीं हेलीकॉप्टर, ओके। और काफी एडवांस हेलीकॉप्टर भी था। बहुत परमिशन लेनी पड़ेगी ये रिकॉर्ड बनाने, ये कोई चीज़ है रिकॉर्ड बनाने की वहाँ जाके?
भाई लोग चढ़ के रिकॉर्ड बना रहे हो वहाँ हमारा भाई इधर से चढ़ा उधर से उतर गया। भाई चटक लोग हैं यार, मतलब कुछ भी हो रहा है। माउंटेनियर्स भाई बहुत ही चटक लोग होंगे। इसी केस में मिलते हैं ना चटक लोग, बस ऐसे ही। सही में भाई। और कोई क्रेजी एक्सपीरियंस बताओ भाई कुछ अगर आपके पास है। 30 क्लाइम कर लिया आपने तो। खैर हर एक्सपीडिशन में कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है कि कभी क्या हो रहा है। कभी जैसे मैं वो रशिया में था, एल्ब्रुस क्लाइम करने गया, तो मैंने सुबह 9 बजे चेकआउट करा, तो गए हम हवा में। वो उसकी कितनी हाइट थी? वो भी 5600 मीटर कुछ है। 5000। तो सुबह 9 बजे मैंने चेकआउट करा और रात को 9-10 बजे हम वापस आ गए उस होटल में। तो होटल वाला बालिका वधू देख रहा था। रशिया में? भाई ये बालिका वधू क्यों देख रहा है वहाँ पे? वहाँ देखते हैं, मतलब वहाँ काफ़ी पॉपुलर सीरियल है वो। तो देख रहा था, तो वो मुझसे पूछता कि क्या डर लग गया तुमको, क्या क्लाइम नहीं हुआ? यही वापस आ गए। हाँ। हाँ। तो मैंने बोला हो गया क्लाइम, तो वो यकीन ही नहीं कर रहा। उसको फोटो दिखाया मैंने समिट का, तो बोलता है ऐसे कैसे हो गया। वो मानने को तैयार नहीं। कि एक दिन में कर भी लिया। मैंने बोला ऐसा ही होता है अब। हाँ। कितने घंटे लगे आपको? 12-13 घंटे। खैर मेरे मतलब भाई वो तो 5600, आपने फर्स्ट ही 6000 करी थी, तो आपके लिए तो वो और पीनट्स हो गई। तो हम यही मतलब जो हमारे यूरोपियन क्लाइंबर दोस्त हैं उनको यही बोलते हैं कि जहाँ तुम्हारे पहाड़ खत्म होते हैं वहाँ से हमारा हिमालय चालू होता है। पर क्लाइमेट तो चैलेंजिंग होता है वहाँ का, रशिया का ज़्यादा है ऐसा नहीं? वहाँ पे कोल्ड ज़्यादा होता है, बस ठंडा होता है वहाँ। अपने यहाँ इतना ठंडा नहीं, अपना ठंडा होता है, पर एक जैसे विंटर में हो रहा है, जैसे एवरेस्ट पे आप बेस कैंप में टी शर्ट में घूम सकते हो समर में। अच्छा। इतना गर्म रहता है, गर्मी लगती, धूप लगती, और रात में वहीं -10 रहता है। भाई ये बालिका वधू की स्टोरी भी नहीं है, हैं? अरे वहाँ देखते बालिका हैं, वधू कौन सा रशियन देख रहा है भाई? अरे वहाँ सही में मतलब मैंने गया, मैंने देखा, मैंने कहा ये तो अपने यहाँ की लड़की है, पहचान में भी आ रही है। फिर उन्होंने पूरा बताया। ऐसे मेरी गर्लफ्रेंड, उसने मुझे बोला था कि ये काफ़ी मतलब उसकी भाई आपकी friend गर्लफ्रेंड वगैरह- कौन से देश की है? वो मैसेडोनिया की है। आपको वो क्लाइंबिंग के दौरान ही मिली थी? नहीं, ट्रैवलिंग के कोरोना में मिली थी। अच्छा। भाई मैं ऑडियंस को बता दूं, भाई ट्रैवल भी बहुत करते हैं, और सिर्फ पहाड़ ही नहीं चढ़ते, ये घूमते भी हैं बहुत ज़्यादा। तो हम कोशिश करेंगे भाई के साथ फिर से बैठें, अगर भाई टाइम निकाल कर पर आएंगे। मैं ना प्रॉपर जैसे काफ़ी ट्रैवलर होते हैं ना जो एक ही हफ्ते के लिए जाते हैं, पर मैं 1 महीना 2 महीना लंबा घूमता हूँ मैं। मतलब किसी भी मतलब जहाँ कंट्री घुमा तो मैं आपको वहाँ की थोड़ी कल्चर, ट्रेडिशन, कहाँ अच्छे खाने की बढ़िया दुकान बढ़िया है, कंटेंट सब चीज़ें बता दूंगा मैं। हमारे लिए। क्रेजी भाई। तो भाई जनता से रिक्वेस्ट है भाई, पार्ट 2 के लिए आप कमेंट कर दो। इस पॉडकास्ट को हम यहीं रैप अप करेंगे मोगली भाई के साथ। मज़ा आ गया यार बात करके, और बहुत ही अलग आज का पॉडकास्ट था। अगर आपको भी मज़ा आया तो इसे शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस पॉडकास्ट को पहुँचाएं। बाकी हम मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में। हमारे भाई को फॉलो कर सकते हैं भाई इंस्टाग्राम पे। भाई का इंस्टाग्राम थ्रू आउट यहाँ पे आ रहा था, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इनको लिंक फॉलो मौजूद करना है। बहुत जरूरी है। भाई का एक्सक्लूसिव कंटेंट है, सीधा चोटियों से कंटेंट बनाते हैं जा जाके, तो भाई वहाँ तो कौन ही जा रहा है। सही में। तो दोस्तों मिलेंगे हम आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन अपना ध्यान रखो। बाय बाय। चलो जी, सी यू, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय।